बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप कि आज सबकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। मेरी बड़े दिनों बाद व्यूअर्स आज नींद पूरी हुई है तो मेरा मूड ना ज़रा एक्स्ट्रा अच्छा है, सो अगर ज़रा ओवर होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। बट ओवर होने से पहले जो अच्छी और प्यारी बात है वो करनी ज़रूरी है। जुम्मा मुबारक आप सबको, हम सब की तरफ से। आज के दिन बल्कि हर रोज़ ही किया करें तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे जुम्मे की नमाज के बाद तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दिल की धड़कनों का और हमारी दुआओं का हिस्सा रहते ही हैं। अच्छा व्यूअर्स, आज मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करनी है। देखिए, हम सब में कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। अगर हम बात करें कमज़ोरियों की तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद कुछ इंसानों में कम हों सलाहियतें, कुछ ज़्यादा। फिर ऐसे लोग भी हैं जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी कि जब भी हम किसी को देखते हैं व्हील चेयर में या किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वो स्पेशल पर्सन की या डिफरेंटली एबल्ड की या डिसेबल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, वैसे तो डिफरेंटली एबल्ड राइट टर्म है, स्पेशल पर्सन या डिसेबल्ड दुनिया में ये नहीं वर्ड्स यूज़ किए जाते, बट क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इसलिए क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों वर्ड्स मैंने यूज़ किए, स्पेशल या डिसेबल्ड। होता ये है कि जैसे ही घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आते हैं। और व्यूअर्स, सीधी बात है, मैं ख़ुद भी माँ हूँ। ये कहना कि ये तो अल्लाह की तरफ से है और बंदा अंडरस्टैंड करे तो ये एक अनफेयर बात हो जाती है, क्योंकि व्यूअर्स ये एक बड़ा पेनफुल अमल होता है। क्योंकि एक बच्चा जब एक औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं वो उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, बच्चे की 100 चीज़ें सोची होती हैं, और अगर बच्चे में किसी भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ हो जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चों से मुख्तलिफ हो, तो माँ बाप बहुत डर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनका क्लेफ्ट पैलेट होता है, जिनका तालू नहीं पूरा ऊपर से बना हुआ होता, तो वो सर्जरी होनी पड़ती है। किसी बच्चे के अल्लाह माफ़ी दे गुर्दे में ब्लॉकेज होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी बॉडी नहीं पूरी डेवलप हुई होती, या अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार यंग एज पे पोलियो हो गया जिसकी वजह से चलने का इशू हो गया, या खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ी दे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप व्हील चेयर में आ गए। एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो लोकल और इंटरनेशनल बहुत हैं व्यूअर्स। स्टीफन हॉकिंग को आप देखें। अब एक ऐसे डिफरेंटली एबल्ड साइंटिस्ट जिन्होंने फ़िज़िक्स की फील्ड में अपना उस स्केल पे नाम बनाया, वो तो बोल भी नहीं सकते थे। चीज़ें ऐसी ईजाद की कि फिर बोल सकें और चीज़ों को, और फिर ना सिर्फ उन्होंने काम किया लेकिन लेक्चर्स भी डिलीवर किए अपने काम से रिलेटेड। एडिसन की बात करें, इंतहाई उनकी आँख की नज़र कमज़ोर थी। थॉमस एडिसन की बात बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी आई साइट का बहुत मेजर इशू था। पता नहीं कोई 2000 के करीब नाकाम कोशिशों के बाद उन्होंने बल्ब को इजाद किया। पहला लाइट बल्ब एडिसन ने इजाद किया जिनको नज़र भी नहीं आता था सही तरीके से, और हज़ारों कोशिशों के बाद उन्होंने एक बल्ब इजाद किया जिसको हम कितना, वो जो कहते हैं ना, कितना हल्का लेते हैं कि हाँ तो एक बल्ब ही है, इतनी क्या बड़ी बात है। उस बल्ब को इजाद करने में कितनी एफर्ट हुई। देन हेलन केलर की अगर बात करें, अगेन शी कुड नॉट सी, आप नाबीना थी, आप देख नहीं सकती थी, लेकिन अ फिनोमिनल पर्सन। देन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान, मुनीबा मज़ारी मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही लाडली, मेरी छोटी बहनों की तरह है, और हमारे पीटीवी फैमिली का भी बड़ा अरसा हिस्सा रह चुकी हैं। सो द पॉइंट इज़, मुनीबा मज़ारी की अगर हम बात करें तो एक एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल नॉर्मल बच्ची, बिल्कुल ठीक, मैरिड, गई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद व्हील चेयर में आ गई। ये अल्फाज कहने तो बड़े आसान हैं, लेकिन जो इससे गुजरा है उससे पूछें। मुनीबा ने अपनी उस इंसिडेंट, अपने उस वाक़े को अपनी कमज़ोरी के बजाय अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और फिर क्या किया, फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी, आर्टिस्ट थी, अपने आर्ट को परस्यू किया व्हील चेयर में ही बैठ के, और अल्टीमेटली अब माशाल्लाह हमारे मुल्क के बड़े आर्टिस्ट में नाम भी आता है मुनीबा मज़ारी का, एज इन पेंटिंग आर्टिस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अदरवाइज शी इज़ अ ब्रिलियंट एंकर पर्सन, और शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब छोटी थी तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हुए जाके यूनिवर्सिटी के लेवल पे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब मैं कहती हूँ मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे यूनिवर्सिटी में, या मैंने डीन्स ऑनर रोल पे ग्रेजुएट किया, वो तो मैंने कनाडा में किया या कनेड में किया।
जब तक मैं स्कूल में थी, जब तक मैंने अभी अपना एफ नहीं स्टार्ट किया था, मैं बहुत ही शदीद नालायक स्टूडेंट थी। अच्छा, और मेरे में एप्टीट्यूड भी नहीं था, मैथ्स आ जाता था, साइंसेस आ जाते थे तो मेरा भट्टा बैठ जाता था। उर्दू में बहुत कमज़ोर, तो बेसिकली अंग्रेज़ी, नफ्सियात, साइकोलॉजी, इन किस्म के सब्जेक्ट्स पे मेरा दिमाग चलता था। लेकिन आपको पता है कि जब आप ओ लेवल्स के, सीनियर कैम्ब्रिज या मैट्रिक के लेवल पे होते हैं तो तब ये वाले सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होते। तब साइंसेज होती हैं या आर्ट्स के अंदर आपने फ़ाइन आर्ट्स ले ली। खैर, फाइन आर्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये वाले सब्जेक्ट्स ले लू के कहीं गुजारा निकल ही गया। लेकिन उस दौरान मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी, इतना बोलती हो, इतना बोलती हो, इतना तुम्हें बोलने का शौक़ है, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हें तो कोई नौकरी नहीं मिलनी, तो ये तो टीचर्स तुमसे इतनी तंग है। व्यूअर्स, आप देखें कि कुछ ऑब्वियसली अल्लाह ताला की करनी और किस्मत ने कुछ ऐसा कुछ मामला बना किस्मत का कि मेरा काम ही बोलने का हुआ। मुझे तो एक्टिंग का शौक़ था, मैं तो एक्टर बनने के लिए आई थी इस इंडस्ट्री में, और सच्ची बात है एज एन एक्टर ही बहुत काम किया, बट देन होस्टिंग में मेरा नाम बना। सो व्यूअर्स, बात यह है कि अल्टीमेटली आपकी जो वीकनेसेस हैं या जो आपके पास कोई कमी बेशियाँ हैं ज़िंदगी में, उनको अगर मनूवर किया जाए तो वही कमियां आपकी ज़िंदगी में आपकी स्ट्रेंथ्स बन सकती हैं। कनाडा में मुझे जब झाड़ू पोछे लगाने, वो 1 साल जब मेरी जॉब थी, सफाई करती थी मैं यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स की और बाथरूम्स वगैरह की, तो मैं अपने बेटे को जब अभी उसी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह उसका दाखिला हुआ, उसको जब मैं छोड़ने के लिए गई कनाडा कोई महीना पहले, तो मैंने जब वहाँ पे चल रही थी तो मैंने कहा, बेटा इस वाली डॉर्म के भी मैंने वॉशरूम साफ़ किए हुए हैं, ये वाला जो हॉल है इसकी हॉलवेज़ में ये वाली बिल्डिंग जो है इसकी हॉलवेज़ में ये वाली साफ़ करती थी। फिर वहाँ पे मुझे कोई नज़र आए, एक भाई थे, वो अपनी उन्होंने सफाई की पूरी उन्होंने रखी हुई थी, बड़ी सी एक काट होती है, तो मैंने उसके करीब जाके देखा, मैंने कहा बड़ी मॉडर्नाइज़ हो गई है, पहले इतनी मॉडर्न नहीं होती थी। तो व्यूअर्स, उसको मैंने कोई शर्मिंदगी का या जो होता है ना कच्चे होने का बायस नहीं बनाया। मैंने कहा ठीक है, ज़िंदगी में ये भी हुआ, उसको फिर मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्रेजेंट किया। तो आज अगर हमज़ा को किसी जगह पे सफाई करने में या मुझे पानी का ग्लास लाने में या कोई अपने काम करने में ईगो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए है क्योंकि उसको पता है उसकी माँ ने झाड़ू पोछे का काम किया हुआ है, बाथरूम साफ़ किए मैं। हम यही कहते हैं ना, सफाई का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो मतलब लो लेवल का होता है, लेकिन बात ये कोई भी काम लो लेवल का नहीं होता व्यूअर्स। ये सब चीज़ें हमें सिखाती हैं और उस काम से मैंने कदर सीखी मेहनत की, और मैंने उन लोगों की कदर करनी सीखी जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो सफाई करते हों, चाहे वेट्रेसेस और वेटर्स होते हैं, या जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, हमारी जो अस्पतालों में जो लोग सफाई करते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है। देखिए, नर्सेज और डॉक्टर्स को तो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन एक बीच में सपोर्ट स्टाफ भी होता है जो सफाई वालों के और नर्सेज के बीच का स्टाफ होता है। जो बाजियाँ होती हैं, जो आपाएँ होती हैं, जो भाई होते हैं जो आपके काम करा रहे होते हैं, उनका क्या? सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने करनी होती है और सबसे कम उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। सो व्यूअर्स, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और हू हा करते रहते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि इन सब चीज़ों से हम सीख सकते हैं और हम रिजिलियंस सीख सकते हैं, परसिवियरेंस सीख सकते हैं। मेरे बेटे का फेवरेट कोट है कि परसिवियरेंस कमांड्स सक्सेस। तो बात यह कि अगर आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, लगे रहेंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन शर्त यह कि आपने मेहनत करनी और साफ दिल से आगे निकलना है। और व्यूअर्स, कौन सा इंसान इस दुनिया में है, अब मैं एक कपल को जानती हूँ, उनको सब हमारे लाहौरी ये लाहौर में जो थोड़े लाडी डा फैंसी टाइप लोग हैं उनमें से उनका नाम आता है। मियाँ बीवी बहुत ही ब्रिलियंट, बीवी भी बड़ी कामयाब है, मियाँ भी बड़ा कामयाब है। लोग उनको देखते हैं और अक्सर कहते हैं कि वाओ यार, कितने ये ब्रिलियंट, कितने कामयाब, क्या इनकी ज़िंदगी होगी, क्या शशके। उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन किसी को, बड़े कम लोगों को पता है, इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, आपके साथ शेयर नहीं किया। हमारे जानने वाले और मेरे बड़े करीबी लोग हैं, उनके दोनों बच्चे स्पेशल हैं, उनके दोनों बेटे ऑटिस्टिक हैं और स्पेक्ट्रम पे काफ़ी हाई हैं। एक बच्चा तो खुद खा पी भी नहीं सकता, और दोनों बच्चों की इन माँ बाप ने सारी ज़िंदगी किफ़ालत करनी है क्योंकि दोनों बच्चे स्पेशल पर्सनस में आते हैं। तो अब मुझे बताएं व्यूअर्स, दिखने में तो वो बड़े ग्लैमरस और वटेवर लगते हैं, लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी ने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा इदारा फॉर्म किया अपने आपस में फैमिली की हेल्प और सपोर्ट के साथ, जहाँ पे ऑटिस्टिक या जो बच्चे जिनको पढ़ाई की डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पे अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं।
तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात में भी जो एक नेगेटिव चीज़ देखी, उन्होंने कहा हम तो अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े जो हैं सारे जो लाहौर पाकिस्तान के लोग हैं, जूम कॉल्स ये वो कर करा के हम अपने बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं और उनको आगे लेके चल भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो अफोर्ड नहीं करते। तो उन लोगों ने अपने घर के ऐसे हालात को लेके एक पॉजिटिव चीज़ क्रिएट की। व्यूअर्स, अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में फिर भी आसानियाँ हैं तो आप दूसरों के लिए तो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं ना। सो व्यूअर्स, अपनी कमज़ोरियों को या वीकनेसेस को या जो भी कोई कमी पेशी है लाइफ में, उसको हम एक पॉजिटिव चीज़ बना के लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अपने पे तरस खाना, और जो मेरा बेटा भी कहता है कि मामा को रीरी करने वाले लोग बड़े बुरे लगते हैं, ज़रा रीरी कम और फोकस ज़्यादा। ज़रूर बंदा जब भी कोई ट्रेजेडी या मुश्किल पॉइंट आता है व्यूअर्स, बंदा रोता रोता बंदे की बस हो जाती है, रो लें, पिट लें, अंदर से सारा मलबा निकालें और फिर फोकस करें कि अब इस मसले का हल कैसे निकालना है और इस बहुत बुरी सिचुएशन को मैं अपने लिए एक बेहतरीन सिचुएशन बना के कैसे निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। और ये चीज़ अगर हम अपने बच्चों को व्यूअर्स छोटी उम्र में सिखा देना, तो फिर स्टीव जॉब्स जैसे, बिल गेट्स जैसे लोग निकलते हैं एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, फिर स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग दुनिया में सामने आते हैं, फिर हेलन केलर जैसे लोग आपके सामने आते हैं। सो व्यूअर्स, इन लाइफ फोकस, इन लाइफ एहसास, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है, लेकिन रिजिलियंस, यानी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। दुनिया तो थपेड़े लगाएगी, दुनिया का काम है, हमने अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ लेके चलना है। और हमारे रब ने तो हमें वादा किया है कि आई विल सपोर्ट यू। तो जब रब ने हमें वादा कर दिया सपोर्ट करने का, अच्छी नियतों पे और मेहनत करने पे, तो दुनिया वालों से हमें क्या गर्ज व्यूअर्स, ये तो एक टेम्परेरी स्टेज है। तो दुनिया और आखिरत को अगर बेहतरीन करना है तो अपने लिए भी यूज़फुल हो, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, अपनी फैमिली, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, और फिर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें। खैर, 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी लाडो, हमारी शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, कलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे यू आर वन ऑफ दोज पीपल आमना जिसको मैंने हर कलर में देख लिया, और आप सारे कलर्स पहनते हो। ब्राउन एक ऐसा कलर जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने आपको ब्राउन में भी देखा, आप उसमें भी अच्छे लगते हो। बेज हो गया, वाइट हो गया, कलर्स हो गए, ब्लैक, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और फिर माशाल्लाह आप क्योंकि सर भी कवर करते हो, उससे वैसे ही एक एक्स्ट्रा खूबसूरती आ जाती है माशाल्लाह से। अच्छा आमो, टॉपिक के बारे में कुछ कहना चाहोगी? देखो, हर बंदे की कोई ना कोई कमियां हैं, कोई इश्यूज हैं, हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी तो नहीं है कि कामयाब हो। ऐसे वो कामयाबी आपने खुद चूज़ करनी है अपने लिए। एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी चैलेंजेस का नाम है। किसी की भी ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, फूलों की सेज नहीं है ज़िंदगी। फिर जैसे भी आपने बात की, फ़िज़िकल वीकनेसेस, इमोशनल वीकनेसेस सबके साथ हैं। अब हमने उनको ओवरकम कैसे करना है, उन सब चीज़ों के साथ, उन कमियों के साथ हमने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, ये चॉइस हमारी है, ये हम चूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये हमने डिसाइड करना है कि जो भी हमारे साथ कोई भी ट्रेजेडीज हो गई, कोई भी मामला, कोई ये नहीं कह रहा कि ट्रेजेडी बड़ी नहीं है या तकलीफें नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स जब पोचे लगा रहे बढ़ते इतना, तो धाड़े मार मार के मैं रोती थी। पहला 1 महीना, लोग कहते हैं 1-2 दिन, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पहला 1 महीना मैं सिर्फ रोई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सारे क्लास फेलो, सारे कॉलीग्स आपको देख रहे हैं, आप टाकियां लगा रहे हैं, वो गंद मचा के वॉच, लोग जान के भी करते थे। कुछ आपको पता है, लड़कियां कुछ मीन भी होती हैं। अब वो निकल रही हैं, वो देख रही है मैं ट्रॉली लेके आ रही हूँ, तो जान के पानी उल्टा दिया जमीन पे और कहा क्लीन इट अप। अब ये वही है जिसके साथ मैंने क्लास में जाके बैठना है। अच्छा, फिर जान के मेरे से 2 सीटें आगे परे होके बैठना। मैं कौन सा उसी हालत में जाती थी, नहा धो के नीट क्लीन होके जाती थी, जितनी मुझे सफाई की ओसीडी है, कम ही किसी को होगी। तो वो सारा कुछ करके नहा धो के नीट होके बैठती थी जाके, लेकिन मेरे साथ नहीं बैठती थी लड़कियाँ। बिल्कुल यही चीज़ है ना कि देखिए, आपके साथ जो भी कोई भी हर्डल्स हैं, कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी ट्रेजेडीज़ हैं, आपने वो कहते हैं ना कि उसके साथ फिर हम जीना सीख जाते हैं। वो उसकी तकलीफ़, उसका दर्द अपनी जगह में है, वो नहीं है कि जैसे कोई भी आपका गम है, तकलीफ़ है, वो है, बट आपने उसके साथ अपनी लाइफ को लेके कैसे चलना है, उसको अब आप लेके बैठ जाएं, सेल्फ पिटी में चले जाएं। मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, मतलब आजकल तो आपको पता है, अल्लाह माफ़ी दे, डिवोर्स हर दूसरे घर की कहानी है, लेकिन मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी डिवोर्स हुई, वो अभी भी अपने पेरेंट्स के घर में पढ़ी लिखी हैं, बाहर से बैचलर्स करके आई हुई हैं, बैठी हुई हैं घर पे, और अपने पेरेंट्स मतलब जो उनको पॉकेट मनी देते हैं उस पर गुजारा चला रही हैं, और अपने बच्चे साथ इस तरह पाल रही हैं।
और अपने हालात को ऐसे एक्सेप्ट। और फिर जब भाइयों के भाभीियों के कमेंट सुनने पड़ते हैं, जब ताने पड़ते हैं, फिर चुपती भी हैं बातें, क्योंकि अल्टीमेटली वही वाली बात है ना। एक के तो भाई ने उसके मुंह पे बड़ी ब्लंटली 4 दिन पहले कह दिया कि देखो तुम पढ़ी लिखी हो, कुछ काम कर लो, सारा दिन तुम घर पे बैठी रहती हो, अम्मी के साथ बैठ के गॉसिप करती रहती हो मेरी बीवी के बारे में, काम करना है तो करो, कुछ करो, मतलब तुम्हारी अब जिम्मेदारी हम उठा ही रहे हैं ना। तो उसको चुभी है बात ऑब्वियसली, क्योंकि अब्बा की बिजनेस थी तो अब वो भाई देख रहा है, तो भाई के हाथ से ही पैसे निकलते हैं ना जो निकलते हैं, तो उसको चुभते होंगे। देखें, वो उसका फर्ज है कि अपनी बहन का ख्याल रखे, उसको रखना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को इतना तो इंडिपेंडेंट कर दो। हाथ पे हाथ धर के मुझे बेचा कहती है मैं क्या करूं, मैंने कहा यार यू कैन टीच, यू कैन राइट, तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम जर्नलिज्म की तरफ आ जाओ, घर पे रह के भी तुम ये सारी चीजें कर सकती हो। ये तो आपकी अपनी लेकिन बस डिप्रेशन से नहीं निकल रही, 2 साल हो गए डिप्रेशन से नहीं निकल रही। बिल्कुल गलत चॉइस है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑब्वियसली जैसे आप एक एग्जांपल आपने सेट की है, मैंने भी हमजा को पाला। अच्छा, जब शादी की बात हुई लोगों ने कहा हमजा का क्या होगा, मैंने कहा जिससे भी शादी करूंगी, मैंने भी शुरू में कहा था कभी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, छोड़ो, जहन्नुम में जाए, शादी हॉरिबल चीज़। लेकिन एक टाइम आया जब महसूस हुआ मैंने कर ली। लोगों ने कहा हाय हमजा का क्या होगा, मैंने कहा मैंने को किसी अच्छे इंसान से ही शादी करूंगी ना, किसी ऐसे शख्स से तो नहीं शादी करूंगी जो कहेगा बच्चा छोड़ाओ अपना। इतनी मुझे कोई शादी का चाह नहीं था, बट द पॉइंट इज आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज बनाते हैं एग्जैक्टली। और बंदा शादी सिर्फ इसलिए तो नहीं करता ना व्यूअर्स के कोई बंदा हो जो आपके खर्चे उठाए, बंदा शादी करता है कंपेनियनशिप के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है व्यूअर्स, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो ही होना है। अगर आप अच्छे पॉजिटिव अंदाज में आगे चलेंगे तो आप भी लोगों के लिए पॉजिटिविटी का बायस बनेंगे और ज़िंदगी भी खुशहाल अंदाज में आप गुजार सकेंगे। अच्छा, किचन की तरफ मैंने आना है। मैं आज आप बना क्या रही हैं? अचार गोश्त बना रहे हैं। तो हम रेसिपी की तरफ ब्रेक के बाद आते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आपसे बनाना भी सीख लेते हैं, क्योंकि अचार गोश्त, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह मार्केट में मिलता है उस तरह का घर पे नहीं बनता। मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप डब्बे वाला मसाला भी घर ले आए ना, जो मिलते हैं आपको मार्केट में, मार्केट वाला फ्लेवर नहीं आता। वो जो एक बड़ा मज़े का अचारी फ्लेवर तो होता है, लेकिन मीट के अंदर तक फ्लेवर गया होता है। घर पे वो वाला टेस्ट नहीं आता अचार गोश्त का, चाहे चिकन में बनाओ, बीफ में बनाओ, मटन में बनाओ। तो आज अचार गोश्त आप मुझे ऑन एयर बताना सिखाएंगी, और क्विकली व्यूअर्स, ये कोई लंबी चौड़ी हम आपको रेसिपी नहीं शेयर करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी की डेथ एनिवर्सरी है, उनको भी हम मेंशन करेंगे ब्रेक में जाने से पहले। मसूद राना साहब की डेथ एनिवर्सरी है। बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थे। 1955 में आपने सिंगिंग से अपने करियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से। पहला फिल्मी गीत 1962 में फ़िल्म इनकलाब के लिए आपने गाया। फिर 1964 में फ़िल्म डाची का गीत टांगे वाला खैर मांगदा, ये बहुत मकबूल हुआ। देन नेशनल सॉन्ग्स की बात करें, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन, ये इनके कुछ पॉपुलर मिली नगमे या नेशनल सॉन्ग्स हैं। 550 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों के आपने गीत लिखे, मतलब गाए, माशाल्लाह। 550 से ज़्यादा उर्दू एंड पंजाबी फ़िल्मों के आपने गीत गाए। 4 अक्टूबर 1995 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। 4 अक्टूबर 1995। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। मसूद राना साहब को हम याद कर रहे हैं आज। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको अचार गोश्त बनाना सिखाएंगी शेफ़ आमना इलियास। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या तमाशे चल रहे होते हैं हमारे सेट पे, कभी कोई भाग रहा होता है, कभी कोई जा रहा होता है, ऑनर आते हैं तो हम शरीफ हो जाते हैं एकदम से, राइट के रहोगा बिल्कुल। लेकिन किसी दिन हम ऑफ एयर वाला शो ऑन एयर करेंगे और ऑन एयर वाला अकेले बैठ के करेंगे। बट यू नो व्यूअर्स, हम हमेशा आमोर में यही बात करते हैं कि हमारा घर है, हम आते हैं, हम अपनी जो एक्चुअल रहने वाला घर है उसकी टेंशनों से निकलने के लिए काम पे आते हैं। और व्यूअर्स, कसम से जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आप इंजॉय करते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी क्या आप ही की किस्म के होते हैं, तो आपकी दोस्तियाँ, मोहब्बतें, प्यार, बड़ी एक पॉजिटिविटी हो जाती है। एनीवे, अचार गोश्त जी, क्योंकि इसका मसाला भूनना होगा तो आप पहले मुझे मेरे काम पे लगा दें, ताकि मैं, क्योंकि ऑन एयर व्यूअर्स, आई बिलीव कि हर चीज़ हमें ऑन एयर करनी चाहिए। बिकॉज जब वो कंप्लेंट आती है ना कि
वो फ्लेवर नहीं आता, वो जायका नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मैं इस मिसकंसेप्शन से निकलना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ बता दो मैंने करना क्या है, फिर आप ये अनियन सबसे पहले डाल दें ताकि ये फ्राई, फ्राई और हो जाए, उसके तब बाद तक ये स्पून ले लेंगे, और अदरक फिर लहसुन। अदरक लहसुन आपने लेना है, देन फिर ये दही है और टमाटर। मैं इंग्रेडिएंट्स पहले बता देती हूँ। और कुकड़ी कब डालनी है मैंने? ये जब थोड़ा सा मसाला भुन जाएगा फिर इसके बाद। डन हो गया। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आपको मैं पहले चार गोश्त के लिए बता देती हूँ। इसका असल में बेसिक जो मसाला है वो सारी इसकी बेसिक गेम उसी की होती है, तो उसके लिए आप सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। टमाटर चाहिए हमें 3 अदद, इनको हमने ब्लेंड करके प्योरी बना ली है। मेथी दाना हमें चाहिए है 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया है 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच है, सौंफ लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 खाने का चम्मच है, राई दाना लिया है 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है 2 चाय का चम्मच, कश्मीरी सुरख मिर्च ले रहे हैं जिसको पेपरिका पाउडर भी कहते हैं, आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, गरम मसाला पाउडर है 1 चाय का चम्मच, टाटरी ली है 1/4 टीस्पून, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, इमली भी डाल सकते हैं। इमली डाल सकते हैं बिल्कुल, अदरवाइज हम लेमन जूस तो डाल ही रहे हैं। हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच, लीमू का रस लिया है हमने 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे, सरसों का तेल चाहिए होगा हमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 9 से 10 ली हैं जी, मैं आपको ब्रीफ करूँगी। तेल आधा कप है, प्याज 2 अदद है हमने जो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, लहसुन बताओ सारा ये अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत तब आपको अच्छा वो देसी वाला फ्लेवर फ्लेवर आएगा, आएगा बिल्कुल, जो पहले ज़माने में आया करता था अचार गोश्त का। अब असल में रेस्टोरेंट्स में भी जो है अच्छे वाले हाई एंड जो है वो तो सरसों के तेल में देसी घी में बना लेते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे वो सरसों का तेल का भी वही है ना कि वो एक्चुअली वो क्या जिसे कहते हैं ना कि सही वाला एक ऑथेंटिक आपके मीन से निकला हुआ बहुत अच्छा हो, या जैसे कुछ जगह में हमें पता है तो वहाँ से आप जाके खुद निकलवाते हैं तो वो फिर उसका तो टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो मैंने अब आपको बता रही थी मसाले के बारे में, मसाला इसका जो हमने लिया है ये देखिएगा आप, ये मैंने फ्रेश खुद इसको ड्राई रोस्ट करके खुद मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। इसके अंदर है सौंफ है, धनिया है, साबित धनिया जो होता है वो है, गरम मसाला है, राई दाना है, मेथी दाना है, ये सब को मैंने जब ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद इनको मैंने तवे पे जब ये थोड़े से ठंडे हो गए देन मैंने इनको पीस लेना है। उसके साथ ये मैं तकरीबन आपके सामने इसका जो मसाला है वो बना रही हूँ। एक बात कहूँ, जी जी, मैं शक्ल देख रही थी कल, मैंने प्यार से ना नूर को रसगुल्ला कहा, तो ये भी रसगुल्ला ही है। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ख्याल आया, मैं शक्ल देख रही बोल रही थी ना, बातें करी थी, तो मैंने कहा नूरू की भी इस तरह की चीख बनती है, तो मैंने कहा मेरा रसगुल्ला कल, तो मैंने कहा हाय हमारी आमो भी तो रसगुल्ला है। अभी आ रही है उसकी बर्थडे 9th को, मैडम आपने आना है, ऑन एयर इनवाइट कर, लुकिंग फॉरवर्ड। नहीं आपको ऑन एयर इनवाइट कर, बिल्कुल। अब तो कोई तो मैंने कार्ड इसलिए मैंने कहा मैंने आमों को कार्ड भेजूंगी, लेकिन इसको मैं ऑन एयर बुलाऊंगी। तो आपको पता है आप तैयबा मतलब अनम हो गई, यू आर लाइक माय फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो माशाल्लाह जान है हमारी गुड़िया। अच्छा जी, ये देखिएगा ये जो हमारा इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, ये अपने जो मैंने आपको बता दिए जो ड्राई मसाले हैं वो हैं, और उसके साथ जो चाट मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सारा कुछ हमने एक अलग से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसमें कलौंजी है और राई दाना, ये आप देख सकते हैं। असल में वो जो डिब्बे वाला आप मिक्स बनाते हैं डालते हैं ना फिर अचार गोश्त के अंदर, उसका वो फ्लेवर नहीं आता, इतना कड़वाहट की तरफ चला जाता है मुझे लगता है। दूसरी बात ये है जान, देखो ये मसाला फर्क इसके लिए बनता है, बिल्कुल इसमें डलने वाला फर्क है। बिल्कुल। करते क्या है लोग कि जब डब्बे में आपने डालना है तो ऑब्वियसली वो फर्क पर पैकेट तो नहीं देंगे। जी जी जी। अगर ये करना शुरू कर दें तो शायद हमने दोनों इसलिए अलग अलग रखे हुए हैं। हाँ। वो उनको मिक्स, क्योंकि इसके अंदर सारी पता है स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है, चाट मसाला, गरम मसाला, तो वो स्पाइसेस हैं, कश्मीरी हमने मिर्च डाली है, लाल मिर्च डाली है, तो वो इतना जब आप पैकेट डाल देते हैं इस वजह से आपका वो फ्लेवर नहीं आता, क्योंकि वो इतना ओवर जो वो स्पाइस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इतना हो जाता है अरोमा इसका, इस वजह से आप फ्रेश ये पीसें सौंफ का और इसका जीरे का, आप देखेंगे कि इतना, आप जब इसको ग्राइंड भी मैं कल करी थी तो वो एक पूरे किचन में खुशबू उसकी फैल गई। और देखिए मसाले अगर आपके पास पड़े हुए हैं, आप बेशक इन ड्राई मसालों को साथ रख लें और ग्राइंड उसको बनाने से पहले करें, एक दिन पहले या सेम डे करें, बिकॉज पड़े पड़े मसाले का भी ना कोई ग्राइंड हो जाता है। मॉइस्चर आजकल आपको पता है वेदर ऐसा है, मॉइस्चर आ जाता है, कीड़ा वगैरह का मसला बन जाता है, या फिर दूसरा ये कि इसको फ्रिज में रख दें। अच्छा, उस दिन ना मैं ऑनलाइन बता रही थी अपने YouTube के चैनल के ऊपर ना, मैंने वेट लॉस की ड्रिंक और एक वेट लॉस का पाउडर बताया। वेट लॉस पाउडर इज ऑलमोस्ट लाइक अ फक्की, राइट? तो वो अगर जब मैं बता रही थी तो आई कांट टेल यू व्यूअर्स, मैंने इसको ग्राइंड किया है अपने मसाले को, क्योंकि मैं अपने लिए बनाती हूँ और उसको रखती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आज बनाना ही है तो उसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। उसी तरह मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी काली, मैंने बना लिया। अच्छा, अब वो ड्रिंक भी बड़ी ही यूजफुल है, स्पेशली अब आगे जाके सर्दियों वगैरह के अंदर, बट उसमें मैंने फुल मसाले डाले, जो मैंने
पाउडर बनाया जिसको फक्की भी कहते हैं या वेट लॉस पाउडर भी जो मैंने बनाया, और बाय द वे नॉर्मल, उसमें कोई मैंने केमिकल कुमिकल नहीं नॉनसेंस डाला, डाली, बिल्कुल किचन की अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत बेहतरीन। जीरा, सौंफ, ये चीज़ें। अच्छा, उसको जब मैंने ग्राइंड करके बनाया ना, अभी उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बाय द वे मेरे यूट्यूब चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। बट ऑब्जेक्टिव आपको बताने का ये है कि उसको भी मैंने इतना सा बनाया, 1/4 कप, उसके अंदर मैंने मेजरमेंट्स के हिसाब से कि मेरा 1 कप बन जाएगा, वो 1 हफ्ता मेरा चलेगा, फिर आप मैं फ्रेश नेक्स्ट बना वीक लेंगे। उसको फिर से बना लूंगी। डेली नहीं कर सकते तो आप वीकली भी रेडी कर लें, लेकिन और उसका जायका भी फिर मतलब कंज्यूम करते हुए आपको बॉदर नहीं पता करता। बिल्कुल ऐसे ही है, टेस्ट चीज़ है, पता है वो फ्रेश, ये चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली हमारी रेसिपीज़ में डलती हैं, इंग्रेडिएंट्स डेली यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम इनको थोड़ा सा वो क्वालिटी का ख्याल रखते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो टेस्ट में बहुत नहीं, ज़्यादा अच्छा, मैं फर्क आपको आ बता रही जाता थी, मैंने उसको ग्राइंड किया और मैंने उसको ना सामने ना बोल में रख दिया। मैं भूल गई उसको जार में डालना। है। ओके ओके ओके। शाम को मुझे ख्याल है मैं गई, लिटरली मैंने मॉर्निंग शो के बाद जाके 1 बजे ये वीडियो बनाई है। रात को शाम को रात को कुछ 8-9 बजे 9 बजे खाने के बाद मैं कहा है मेरा मसाला भर, मैं गई हूँ, मैंने उसको उठाया, वो चिपचिप हो चुका। बिल्कुल, क्योंकि मतलब बहुत उसमें नमी आ moisture गई है। थी। हाँ जी, वेदर हमारा अभी इस टाइम पे ऐसा है तो मतलब बहुत पंजाब ज़्यादा लाहौर moisture साइड पे तो यही है, बहुत I don't know, ज़्यादा है। और कराची में वैसे ही इतनी नमी ऐसे होती ही है। है। सो गाइस, ये चीजें ना बना के अपने मतलब इतना एफर्ट करने के बाद जैसे जार में डाल लिया, रख लेती, फ्रिज में air रख tight देती container। थोड़ी, तो वो थोड़ा सा चल जाना था। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये मैंने यहाँ तक आपको बताया। अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने मजीद इसमें आप लेमन जूस ऐड कर ले। मैं इसमें 1 जो टीस्पून है वो अच्छा, अनियन कितने ब्राउन करने ये हैं? बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड देन फिर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप चिकन जी और फिर मसाले। मसाले डाल लेने। ये देखिएगा, ये अब एक ना पेस्ट सी बना ली है हमने, ये देखें, ये देखिएगा आपके सामने ही। थोड़ा सा मैं इसमें जितना आपको लगे, ये आपने जो आपको पता है कि अचार गोश्त की एक स्पेशल जो होती है कि ये जो इसकी हरी मिर्चें होती हैं इनमें फिलिंग होती है, तो ये वो फिलिंग हम लोग खुद रेडी कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने बिल्कुल उन मसालों से रेडी की है। अच्छा, अब ये मिर्चें भी तैयार करने का 2 तरीका है। बिल्कुल, एक तो आपने इस तरह से रेडी किया, और एक है कि आपने इनको जो कट वाली साइड है उसको ऊपर रखा जी और इनको, जैसे कि ये मिर्च है, राइट जी, तो मिर्च को आपने ऐसे प्लेस किया कि कट ऊपर है और गोल वाला ऐसा नीचे है, और आपने एक फ्राई पैन में इनको प्लेस करके इनको फ्राई कर दिया थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा जो उसका तीखापन है या जो बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा, स्पाइसीनेस है वो लेकिन कम। उसके लिए मैंने ये किया ना कि हमने इसमें देखिए स्लिट करके यहाँ से इसको दाने, इसके अंदर उसके से दाने निकाल सारे लिए निकाल दाने। लिए। ये आप अगर बारीक सी कोई नाइफ ले लेंगे, ये देखिएगा तो अंदर से वो मैंने सारे निकाल कर, क्योंकि जाहिर बात है जिनको अदरवाइज हम वो कहते हैं बहुत ना भरी ज़्यादा हुई मिर्चें, बिल्कुल सिर्फ जो लोग खाते हैं खाने वो के साथ, बिल्कुल ऐसे ही वो आप बना एग्जैक्ट सकते यही हैं। ये है। देखिए, तो अगर आपने भरी हुई मिर्चें बनानी है तो ये करके आपने इसको बेशक थोड़ी देर आप इसको धूप में भी छोड़ सकते हैं जी, ड्राई होने और के फिर लिए, देन वो जो और इतने फिर शौक फ्राई से कर लें। अब तो वो अब हम चटपटी चीज़ों की तरफ निकल गए, इस पे आप बेसन की कोटिंग करके फ्राई कर लें तो वो बेहतरीन जो है वो आपकी जो भरी हुई मिर्चें हैं वो रेडी हो जाएंगी फ्राई। ये देखिए, ये सारा डाल दो? जी, ये मैंने इसके अंदर ये फिलिंग कर ली है, ये इस तरह से स्लिट कर लिया इनको। बिल्कुल ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपने कट लगाना है। थोड़ा सा ध्यान से इसको आप करेंगे कि इसके अंदर से वो सारी जो दाने हैं इसके बिल्कुल वो सारे निकाल लिए, और ये इसके अंदर अब मैं कुछ मैंने करके रखी हुई है, बट ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिएगा ऑन है, और ये इसको मैंने अच्छे से इसके अंदर आप, असल में रेड अनियंस है ना, तो आपको पता है वो कलर तो उनका जी हो गया है बिल्कुल, जरा तो टाइम जिंजर गार्लिक इसका हो जाता है थोड़ा सा, तो देन फिर हम इसके अंदर चिकन को फ्राई कर लेंगे। जब वो थोड़ा सा कुक होने पे आ जाएगा, देन आपने टमाटो प्योरी ऐड करनी है, जो दही है वो ऐड करना है, स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये देखिए जो स्पाइस मैंने जो हमारे फ्रेश जो अरोमा वाले मसाले थे ना, मैंने वो अलग से रखे, मैंने उनको मिक्स नहीं किया चाट मसाला और बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि अगर ये भी डाल देंगे तो वही जो चीज़ अभी हमने मेंशन की थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा, और आपको एक्चुअली जो अचार गोश्त आपका होता है कि या रेस्टोरेंट में या बाहर जो हमें मिलता है या देगी जो अचार गोश्त एक होता है वो फ्लेवर नहीं आता। इसलिए हमने अरोमा वाले मसाले जो हैं वो बाद में ऐड करने हैं, और जब ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक होने पे आ जाएगा तो हमने फिर ये सारी हरी मिर्चें ये जो हमने फिलिंग की हुई है ये हमने इसके ऊपर रख के 5 से 10 मिनट के लिए इसको हमने हल्की आंच पे दम दे देना है। तो ये उसके बाद जब ये घी सेपरेट हो जाएगा और ये आपका सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। ऊपर से एक लेमन जूस हम स्क्वीज़ कर देंगे फ्रेश। और कुक करूँ इसको थोड़ा सा? जी नहीं, आप अब इसमें ये ऐड कर दें, चिकन ऐड कर दें थोड़ा सा, उसके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट असल में हमें चाहिए मसाला बनाने के लिए। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ चिकन का पानी निकाल दिया करें, थोड़ी देर उसको छन्नी में डाल के रख दिया करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थोड़ी देर आप उसको जब छन्नी में छोड़ देते हैं ना, तो उसमें से जो सारा पानी खून एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि हमने खाना बना लिया, अंदर से मुर्गी तो पकती लेकिन खून नज़र आ रहा था, और स्मेल भी आ जाती है फिर, इसीलिए थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बात ये है कि आप अपने इस तरह से मसाले जात को, अच्छा बाय द वे आज ना हम नेक्स्ट सेगमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं
हमारे साथ डेंटिस्ट हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं डॉक्टर इमरान ज़िया। मैं भी उनके पास हमेशा, जब मेरे भी कभी कोई डेंटल इशू हो तो मैं उन्हीं के पास ही जाती हूँ। बट डॉक्टर साहब से ना आज मैंने ये जानना है कि देखो, एक तो मैंने उनसे गैग रिफ्लेक्स के बारे में जानना है। कुछ दिन पहले भी नूर भी और हसन दोनों खड़े दांत ब्रश कर रहे थे। अच्छा, हसन ने पूरा अपना दांत ब्रश कर लिया सही तरीके से, ज़बान भी उसने ब्रश की। नूर की ज़बान के करीब ब्रश लेके जाओ तो उसको एकदम से ना उबकाई आ जाती है, जिसको हम गैगिंग कहते हैं। अच्छा, मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या इशू है। फिर मैंने बात की, एक सहेली से बात की तो उसने कहा ये तो बड़े बच्चों को होता है। मैंने कहा है, मेरे लड़कों को तो दोनों को कभी इशू नहीं। एक तो ये, दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की कि आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ना, हर बच्चे के ब्रेसेस लगे हुए हैं। बिल्कुल। कोई और मतलब वाई दांत क्यों इतने आगे आ जाते हैं। और तीसरी बात, कौन सी ऐसी हैबिट्स है, देखो एक तो दांत ब्रश करने हैं ना अच्छे तरीके से और डेंटिस्ट पे जाना है, लेकिन हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे दांतों को डैमेज करती हैं। तो वो बचपन की कौन सी प्रॉब्लम्स है और एडल्टहुड में कौन सी प्रॉब्लम्स है, मुझे नहीं पता कि आप करती हैं कि नहीं। अक्सर जो है ना दांत जी, और बच्चों में बहुत ज्यादा है ये मसला। मेरे तो तीनों बच्चों में बहुत ही अब आप देखिए कि मैंने जैसे अपना हाथ मुंह में डाले, मैंने फौरन जाके हाथ अपना वॉश किए। देखिए, ये अपनी हैबिट्स खुद डेवलप करें, आपने खुद डेवलप करनी। अच्छा, ये हमारा जो है वो मसाला इसके साथ हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप्स हम बता चुके हैं अपने व्यूअर्स को। अब इसके अंदर बेसिकली जैसे ही इसने थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होगा थोड़ा सा, एंड देन हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करके टमाटो प्यूरी और जो टमाटो प्यूरी डाली, थोड़ा उसको कुक किया। उसके बाद आपने थोड़ा सा दही के अंदर डाल के कुक किया, पानी उसका ड्राई हुआ, आपने मिर्चें ऊपर रखी एंड इट्स रेडी टू सर्व। इससे ज़्यादा व्यूअर्स आसान और अनकॉम्प्लिकेटेड काम नहीं हो सकता था, राइट। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बता ही दिया मैंने आपको कि हमारा अब आगे क्या प्रोग्राम है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और बाय द वे, आज हम एनिमल वेलफेयर पे भी बात करेंगे, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी, क्योंकि देखें, इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, पौधे, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। तो हर जिंदा चीज़ को हक है कि वो इज्जत तमीज़ से रहे। तो ब्रेक के बाद ये भी होगा, लेकिन ब्रेक के बाद लेट्स टॉक टू डॉक्टर इमरान ज़िया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर इमरान ज़िया हमारे साथ हैं, डेंटल सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन डेंटल इम्प्लांट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पीटीवी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं पीटीवी न्यूज़ के। आप लोग अगर बाकी का शो देखना चाहते हैं तो पीटीवी होम पे स्विच कर सकते हैं, या फिर बाकी का शो जो है आप देख सकते हैं ऑन आ यूट्यूब चैनल, जिस पे अपलोड होगा हमारे पीटीवी के। सो थैंक यू टू आवर पीटीवी न्यूज़ व्यूअर्स एंड हैव अ लवली वीकेंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मॉर्निंग एट होम। अब बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। अभी आपसे बात करते हुए मैं बल्कि पढ़ रही थी ऑनलाइन, किसी ने ये भी सवाल किया, मुझे डीएम आई है डायरेक्ट मैसेज के, भाई स्मोकिंग, मुझे डॉक्टर ने कहा कि भी स्मोकिंग से दांत ख़राब होते हैं, तो मैंने स्मोकिंग तो छोड़ दी, लेकिन मेरे दांतों का रंग अभी भी ख़राब जो है वो बार बार ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने मैसेज किया कि क्या आप वेप या कोई और चीज़ पीते हैं, तो आगे से जवाब आया कि येस। तो बात यह है कि इस पे भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी कि दांत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वेपिंग फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन शुरू करते हैं गैग रिफ्लेक्स से। बहुत से ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होती है जिनके दांत अगर ख़राब हो, पूछो तो आपके दांत क्यों ख़राब है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कहते हैं दांत ब्रश करने से ना कई आती है, वॉमिट आती है, तो या गैगिंग होती है, तो इस वजह से हमने तो हम दांत ही नहीं ब्रश करते, हम माउथ वॉश से कुली कर लेते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो दांत नहीं ब्रश कर पाते। ज़बान ब्रश करने से तो होती ही है, हर किसी को होती है, लेकिन दांत ब्रश करने से भी उनको प्रॉब्लम होता है। इसका क्या करें, क्योंकि बचपन में छूट गई आदत, तो आपको पता है फिर सारी ज़िंदगी दांत नहीं ब्रश करते लोग। फिर बेसिकली पहले मैं बताऊं कि गैगिंग रिफ्लेक्स है क्या। कुदरती डिफेंस मैकेनिज़्म है ये, जो कि हमारे खुराक और सांस की नाली को एक जुदा करता है, और जैसे ही कोई चीज़ मुंह में जाती है तो कुदरती तौर पे वो फ़ौरन मुंह में एक मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से कि इसको निगलना है। तो उसको निगलने से रोकने के लिए जो रिफ्लेक्स काम करता है उसको हम गैगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आमतौर पे हर पेशेंट में पाया जाता है, हर इंसान में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। उन्हें जैसे कोई चीज़ मुंह में आती है खाने के अलावा, उन्हें फ़ौरन उबकाई सी आ जाती है। ये ना सिर्फ ब्रश करते वक्त होता है, बल्कि हम जब क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स के लिए नए दांत लगाते वक्त या भी कोई प्रोसीजर करते वक्त कोई इंप्रेशन मटेरियल या ट्रे मुंह में डालते हैं, या उनको हम ब्रश करने के लिए, सिखाने के लिए, डेमो देने के लिए ब्रश मुंह में रखते हैं, तो उनको उबकाई आ जाती है। इसको गैगिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। अब इसका ये है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। उसकी मैनेजमेंट ये ऐसे है कि
पेशेंट को हम कहते हैं घर पे वो प्रैक्टिस करे कि जहाँ पे ब्रश ले जाके उसको गैग आता है या उबकाई आती है वहाँ तक वो 15-20 दफ़ा वो डेली वो प्रैक्टिस करे। उससे क्या होगा कि उसका मुंह उस चीज़ का आदी हो जाएगा कि मुंह में ब्रश रखना ही है। अगर ऐसा करने से पॉसिबल ना हो तो ब्रश करने से पहले या हमारे डेंटिस्ट के पास आने से पहले यख पानी की कुलियाँ कर लें डीप गले तक, उससे कि गले के जो रिसेप्टर्स हैं कुछ हद तक सुन्न हो जाते हैं। अगर इसे भी बात ना बने फिर हमारे पास आएँ, हम उनको एक लोकल एक एनेस्थेटिक स्प्रे जो कि वक्ती तौर पे सुन्न कर देता है वो हम लगा देते हैं ताकि वो ब्रश कर सके या जो भी डेंटल प्रोसीजर करना है कर सके। तो गैगिंग रिफ्लेक्स कई दफ़ा हमारे लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन व्यूअर्स इसका ये मतलब नहीं है कि दांत नहीं ब्रश करने। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, हम हाथ की सफाई की बात करते हैं, हम नहाने की बात करते हैं, हम बाल धोने की बात करते हैं, तो आपका मुंह जिस्म का सबसे गंदा हिस्सा है। इसको अगर आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर होता है, तो अगर आप और आपके मुंह के थ्रू ही बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में जाती हैं और बहुत सी डेंटल बीमारियों की वजह से आपको बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, गुर्दे की, बिल्कुल, हार्ट सबसे पहले, दिल की बीमारियां, जोड़ों के अमराज हो सकते हैं, आपको मैदे के अमराज हो सकते हैं, क्योंकि मुंह एक ऐसा चैनल है अगर ये बैक्टीरिया से भरा हुआ है और आपने इसको वक्त पे साफ़ नहीं किया है तो बैक्टीरिया जिसम में कहीं भी जाके कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। सो प्लीज़ दांत ब्रश करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर मसवाक करते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दांत भी साथ में प्लीज़ ब्रश करें। देखिए दुनिया इवॉल्व हो गई है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि उस वक्त मिसवाक का इसलिए हुक्म दिया गया था क्योंकि उस वक्त अवेलेबल ही ये चीज़ थी, राइट। अब ब्रशेज बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि मुंह को साफ रखना है। एग्जैक्टली सुन्नत अपनी जगह है, आप ज़रूर मिसवाक करें, बड़ी अच्छी चीज़ है, उससे बड़े अच्छे दांत साफ हो जाते हैं, लेकिन आराम से, तरीके से, बेड़ा गर्क नहीं करना। लोग मिसवाक करते करते अपने मसूड़े डैमेज कर देते हैं। ऐसे ही है। अगर हम बात करें वो अमल जो हमारे मुंह को डैमेज करते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सुन्नत है, लेकिन सुन्नत को भी करने का एक तरीका होता है कि आप वो मिसवाक वो चूँकि पीछे नहीं जाती तो लोग उसको ले जाने के चक्रों में रगड़े होते हैं और दांतों के ऊपर बाकायदा कट पड़ जाते हैं, जख्म बन जाते हैं आपके, और उनको भी उबकाई आ रही होती है। अच्छा, सो वो भी करें, बट ज़रूर दांतों को ब्रश करने का अमल जो है विद टूथपेस्ट अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हम किसी टूथपेस्ट को या नहीं प्रमोट करें, कोई भी जो टूथपेस्ट आपको पसंद है कर ले, लेकिन यूज़ अ टूथपेस्ट अपने भी दांतों के लिए। बच्चों को छोटी उम्र में आदत डालें, जस्ट बिकॉज उसको वॉमिट आती है तो हमने उसको नहीं कहा, बचपन में आदत नहीं डलेगी, आगे जाके बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और फिर 25-26 साल की उम्र पे जब दांत गिर रहे होंगे तो समझ नहीं आएगी कि करें क्या। सो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हमारे पास जो 30 साल से ऊपर के पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं वो दांत 3-4 निकलवा चुके होते हैं। बदबू अपनी जगह, वो एक अलग मतलब मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो बंदे का साथ बैठने को दिल नहीं चाहता ना, आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, मैरिड लाइफ खराब होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो प्लीज़ मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और दांत ब्रश करना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और हम करोड़ दफ़ा दांत ब्रश करने की बात कर चुके हैं कि किस तरह करना है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ रही। लेकिन दांत की सफाई के अलावा वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे दांतों को डैमेज करती हैं। ज़रा पहले बचपन की बात करते हैं, बड़े होके तो चलो मिसवाक का एक एग्जांपल दिया, स्मोकिंग पे भी बात करेंगे, वेपिंग पे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे को चूँकि आप रोक नहीं एक तो सकते चूसनी, बिल्कुल, ये अंगूठा चूसना, पेसिफायर लेना, ये चूसना, इसमें होता क्या है कि चूँकि तालू की हड्डी सॉफ्ट होती है तो जैसे बच्चा थंब सकिंग करता है या बॉटल फीडिंग करता है तो वो ज़ोर लगा रहा होता है सक करने के लिए, वो तालू उसका नैरो हो जाता है। उससे क्या होता है कि दूध के दांतों से इब्तदा होती है और जब परमानेंट दांत आते हैं तो वो फिर टेढ़े होते हैं, वो आगे को आए होते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मल मुंह बंद हो ऐसे मुंह बंद होता है, दांतों की उंगली तक चली जाती है। इसकी वजह ये पेसिफायर चूसने या उनका है अंगूठा चूसना है। दूसरी जो उनके बात है वो चिपकने वाली चीज़ें, चॉकलेट्स, कोई चिप्स खा लिए, जो फ्राइज़ खा लिए, या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ें जो खाने के बाद दांतों पे चिपकी रह जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल हैं, वो खाने के बाद अगर साफ़ ना किया जाए मुंह, तो बच्चों में दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन कार्बोहाइड्रेट्स हैं और मीठा है। हम ये नहीं कह रहे कि मत खाएं, लेकिन उसके बाद ब्रश करके साफ़ कर लें। और अगर बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत है, देखिए बात बड़ी सिंपल है, जब बच्चा कोई चिपचिप वाली चीज़ खाता है हम उनके हाथ तो धुलाते ही हैं, बिल्कुल हाथ साफ कराते हैं ना व्यूअर्स। कैसे हो सकता है ना कराए, क्योंकि सोफे पूरे घर की बर्बादी फेर देंगे। जब हाथ धुलवा रहे हैं तो एक कुल्ली भी करवा दें, हैं। कौन सी कोई रॉकेट साइंस वाली ये चीज़ें।
1 सेकंड एक्स्ट्रा की बात होती है। बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं अडल्टहुड में कि बड़े होके अच्छा कौन नहीं, सी छोटे होते हुए और भी चीज़ें हैं। हम्म। बच्चे अपनी पेंसिलें मुंह में रखते हैं, बिल्कुल, पेंसिल मुंह में रखते हैं, अक्सर नेल बाइटिंग करते अच्छा नेल हैं, बाइटिंग करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो हड्डियां भी चबाते हैं। फिर वो कॉमन पिन को चबाते रहना या दांतों को रगड़ते रहना आपस में, वो एक तस्कीन सी कुछ नफसियाती बच्चे होते मिलती हैं है। बैठे होते हैं ऐसे 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 अपने दांतों को पीछे से घुमा रहे होते हैं, ये हो गया। और फिर वो दिन की आदत रात में भी कन्वर्ट हो जाती है, टीथ बिल्कुल, ग्राइंडिंग। बॉल पॉइंट को चबाना, उससे बॉल पॉइंट का जो केमिकलाइज्ड इंक है वो उनके मुंह में जा रहा है, वो उनके लिए ख़तरनाक है। नेल बाइटिंग और इस तरह की जो तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है व्यूअर्स, या तो आपके तालु को डैमेज करके आपके मुंह को, आपके दांत आगे कर देती हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप वो ना भी कर रहे हो, पेन शेन ये वो चीज़ें, बैक्टीरिया, जर्म्स, मतलब स्याही तो जहर है। और आपके नेल्स में इतना गंद, अब देखें ना मेरे नेल्स लंबे हैं, ये कभी भी आपको मेरे नेल्स में कालक गंद नहीं नज़र आएगी क्योंकि मैंने नेल ब्रश रखा हुआ है। नेल्स अगर लंबे रखने हैं तो उसको भी रखने की एक तमीज़ है, एक तरीका है। फिर आपने जब भी कुछ खाया पिया, आपने अपने साथ नेल ब्रश, मेरे हैंड बैग के अंदर भी नेल ब्रश होता है। अब देखिए ये मेरे बाथरूम के सिंक में भी पड़ा हुआ है नेल ब्रश। मैं जहाँ हमारे जहाँ पे खाना बनाते हैं उस सिंक के साथ नेल ब्रश रखा हुआ है कि भाई क्लीन योर सेल्फ। भाई ना, हमारा ये जंक्शन जहाँ पे एक स्किन और नेल इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे हर वक्त जर्म्स होते हैं। आप दुनिया जान के तरीके से साफ़ कर लें, कुछ देर बाद उस पर जर्म्स आ ही जाने, क्योंकि आपने खारिश भी करनी है, आपने जूते भी पकड़ने हैं, तो वो जर्म्स आए। तो नेल बाइटिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। अच्छा, अब आ जाते हैं बड़ों की तरफ। सिगरेट वाला जो सवाल आया कि सिगरेट पीनी छोड़ दी, वेप करता हूँ, लेकिन दांत अभी भी मेरे ऑरेंज हो जाते हैं या उनके ऊपर गंदे गंदे निशान आ जाते हैं। देखिए, वेप एक कह लें कमतर बुराई है तो दोनों स्मोकिंग। जो है वो बर्निंग चारकोल है सिगरेट, और ये जो वेप है ये इलेक्ट्रिक आपका है, वो स्मोकिंग है। तो स्मोक तो दोनों सूरतों में आ गया ना, वो दांतों की सतह पे चिपक जाता है। हमारे थूक में मौजूद जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया हैं, वो प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं हर 20 मिनट की ब्रशिंग के बाद। अब उसके ऊपर चाहे वेप का धुआं लगे, चाहे सिगरेट का लगे, चाहे हुक्के का लगे, तो वो धुएं ने अपना निशान बनाना ही बनाना है। और अगर इसको मुनासिब वक्त पर आप साफ़ नहीं करवाते रहेंगे तो परमानेंटली वो दांतों के अंदर रच जाता है। फिर ब्लीचिंग करनी पड़ती है, वेनियर करने पड़ते हैं, फिर वो बात बढ़ती जाती है। तो बड़ों में तो एक आदत ये स्मोकिंग और वेपिंग की आ गई। अब और जो बड़ों की आदतें दांत ख़राब करते हैं, पान, छालिया, गुटखा, ठीक है। और सोते में या दिन में काम करते हुए दांतों को भींचना, रगड़ना, ब्रक्सिज्म, ये चीज़ें। बड़ों में भी नेल बाइटिंग पाई जाती है, बड़ों में थंब सकिंग भी पाई जाती है। हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जो बड़े हैं लेकिन वो जैसे फारिग होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता वो अंगूठा वगैरह या उंगली चूस रहे होते हैं। तो ये वो आते हैं जो कि बड़ों में भी दांत ख़राब करती हैं। उसके अलावा टूथब्रश की बजाय उंगली से दांतों को साफ़ करना। अब जब अपने हाथ पे आप उंगली को आप रगड़ के देखें तो आपको एक फ्रिक्शनल हीट महसूस होगी। वही हीट अब जब दांतों पे ट्रांसफ़र करते हैं तो दांतों की जो पहली एनामल जो हिफाज़ती तह है वो आपका वो मैकेनिकल फ्रिक्शन से उड़ गया। तो ब्रश करना चाहिए। फिर आगे ब्रश करने को भी अगर आप ऐसे करें काम ख़राब होगा, ब्रश भी ऊपर नीचे करना चाहिए दांतों की लंबाई के रूप। तो ये मैंने मुख्तसरन ये वो बातें बताई हैं जो कि बच्चों और बड़ों में दांतों को ख़राब करने का बायस बनती है और हमें पता ही नहीं होता उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एडल्ट्स में वो जो कहते हैं ना सख्त चीज़ों को चबाते हैं, अक्सर कुछ लोगों को, अच्छा दो एक्सट्रीम्स हैं। एक है कि लोगों ने बिल्कुल चीज़ें चबानी छोड़ दी हैं, और एक एक्सट्रीम ये है कि कोई भी सख्त चीज़ मिली चबाना और फिर दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। यंगर ईयर्स में नहीं टूटते, थोड़ी एज बढ़ती है तो दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। अब दांत पूरा है, इसका एक हिस्सा टूट गया, चिप होने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों होता है? आप जब भी फितरत के अगेंस्ट जाएंगे आप नुकसान तो उठाएंगे। देखिए दांत तो आपने सारी ज़िंदगी फिर लेके चलने हैं बिल्कुल ऐसी है। अपेरेंटली, लेकिन वो भी गिर जाते हैं लोगों के 30s में 40s में। ऐसे लोग भी हैं वो जिनके इसलिए पूरे कि- पूरे दांत गिर गए हैं और उनको वो लगाना पड़ जाता है। वक्त के साथ साथ जिस्म में विटामिन D3 की और कैल्शियम की कमी आती जाती है। अगर आप दांतों को गैर फितरी तरीके से यूज़ करेंगे, बजाय खाना खाने के आप अगर उस पर जो मटन की जो कोई नरम हड्डी है वो भी चबानी शुरू कर देंगे, चिकन का लेग पीस है वो भी चबाना शुरू कर देंगे, तो आप दांतों से गैर फितरी काम ले रहे हैं। अब जब भी गैर फितरी काम लेंगे दांत आपके, और वक्त के साथ साथ चूँकि कमज़ोरी आती जाती है हमारे तमाम निज़ाम में, जिस्म के निज़ाम में विटामिन D कम होता है, कैल्शियम कम होता है, तो दांत जैसे आप किसी गैर और एंगल से करेंगे वो आपका भुर जाएगा या चिप ऑफ हो जाएगा, फिर आपको वो रिपेयर करवाना पड़ता है। सो बात ये कि व्यूअर्स अल्टीमेटली तो हम वही कह रहे हैं ना कि एक सेंसिबल अंदाज में इंसान को लेके चलना चाहिए। दांत की सफाई तो देखें, सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल ऐसे। मुंह की सफाई वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ऐसे। नेक्स्ट स्टेप, उसको साफ करने का तरीका ठीक होना चाहिए।
छोटी उम्र पे आदत डालें ताकि बच्चे छोटी, अच्छा किस स्टेज पे दांत ब्रश कब करने शुरू करने चाहिए? बड़े लोग ये भी कहते हैं कि दूध के दांत है, दांत ब्रश कराने की क्या ज़रूरत है? नहीं गिरने ही है। नो, दूध के दांत अगर ख़राब हो जाएंगे तो उन्हें वक्त से पहले में निकालना पड़ सकता है। जब दूध के दांत वक्त से पहले निकालेंगे तो आने वाले जो प्रीसीडिंग परमानेंट दांत हैं, जो पक्के दांत हैं, वो टेढ़े हो सकते हैं, क्योंकि दूध के दांत स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। वो स्पेस मेंटेन करते हैं जो नीचे पक्के दांत आ रहे हैं, दूध का गिरता पक्का दांत आ जाता है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक टाइम से पहले निकालना पड़ गया तो दूध पक्का दांत ख़राब हो जाएगा। इसलिए दूध के दांतों की हिफाजत भी उतनी ज़रूरी है जितने पक्के दांतों की। और दूध के दांत 6 माह में 6 माह या 7 माह के आना शुरू हो जाते हैं। तब से आप बच्चों को आदत डालने के पहले आप गीले टिश्यू से उनका मुंह साफ़ करें। जब 1-2 दांत हों, जब दांतों की तादाद बढ़ जाए तो बेबी ब्रश होते हैं, आप डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपके बच्चे को काउंसिल कर सके। बच्चे डॉक्टर की बात ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं बनस्बत माँ बाप के, तो एक दफ़ा उनको लाएँ ताकि हम उनको टीच कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, फियर ऑफ डेंटिस्ट। बहुत लोगों को, बच्चों को भी बड़ों को भी, डेंटिस्ट पे आते हुए जान जाती है, जबकि डेंटिस्ट ने मैक्सिमम क्या कर लेना है? दांत निकाल देना है आपका या उसको ठीक कर देना है। अगर आप देखें हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं घबराते, और तो बाईपास भी कर सकता है। तो डेंटिस्ट से इतना खौफ क्यों है लोगों को, और ये खौफ कैसे निकालें? हाँ जी, ये असल में एक इंसानी जो मुंह है वो जिस्म का हसास तरीन एक हिस्सा है। आप फॉर एग्जांपल अगर खाना खाते एक हल्का था फाइबर मुंह में रह जाए तो आप उस पर बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। तो पेशेंट के ज़हन में नफसियाती तौर पे होता है कि पता नहीं हमारे मुंह में इंजेक्शन लगा देंगे, ये क्या होगा। क्योंकि माँ बाप भी यूँ डराते हैं कि ब्रश करो नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी तुम्हें तो वो टीका लगा देंगे मुँह में। बच्चा वहीं पर हाफ आपको डाउन हो गया। तो ये डेंटल फोबिया या डेंटोफोबिया होता है। इसके लिए हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो या ख़ुद वो अगर उनको खौफ है तो वीडियोस देखें, काउंसलिंग करें, अपनी सेल्फ काउंसलिंग कि डॉक्टर हमेशा टीका नहीं लगाता हूँ मैं, वो डॉक्टर आपको कंफर्ट भी दे सकता है। और तो बात ये कुछ ये मुझे तो नफसियाती याद इश्यूज है, हैं। हम लोग डेंटिस्ट में, हमारे एक डेंटिस्ट होते थे जिनके पास हम बचपन में जाते थे, इतने स्वीट थे, इतने प्यार से। और बाय द वे अब तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी हैं, अलहदा से आगे बताओ। पहले होता था कि सिर्फ जो है बच्चे जो हैं वो उस डेंटिस्ट के पास जाते, वो मतलब उसी के पास जाते थे, बड़े जाते थे तो ऑब्वियसली बड़े तंग कम करते हैं, छोटे ज़्यादा करते हैं, तो वो थोड़ी सी पेशेंस का मामला होता था। लेकिन डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना कि जब आप यंगर, अब हमजा के ब्रेसेस जिन्होंने लगाए वो फीमेल डॉक्टर हैं और वो डेंटिस्ट हैं, और उन्होंने डॉक्टर शानज़े, उनका काम ही बच्चों के दांतों का है, डॉक्टर शानज़े ही करती है। उनके हस्बैंड जो हैं वो बड़ों को देखते हैं। और मैंने पूछा भी मियाँ बीवी से, मैंने कहा कि बच्चों का, तो उन्होंने यही कहा, हमने कहा हमने इसलिए अपनी स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमने एक ही क्लिनिक खोलना था, हमने इसलिए रहता करती क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से डील करना पड़ता है। और जो फीमेल, उन्होंने जो अपना रूम बनाया हुआ है उसमें प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई हैं जो बच्चों को अपील करने वाली चीज़ें। इसका तरीका है कि अब अपना ट्रीटमेंट कराने जाएं तो बच्चों को खाम का साथ ले जाएं, ताकि उनको आदत पड़ जाए कि हाँ जी मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको तकलीफ नहीं और होगी। बात यह है कि माँ बाप ही डरेंगे तो बच्चों का फिर क्या हाल बच्चों का होना क्या है? बनेगा। अच्छा तो डॉक्टर साहब, फिर अगर आपसे एक क्यूमुलेटिव मैसेज मैं लेना चाहूँ व्यूअर्स के लिए आज के हमारे टॉपिक पे, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। खूबसूरत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल आपकी खुराक का है, जो कि हज़म होगी तो आपका जिस्म का हिस्सा बनेगा, और खुराक तब हज़म होगी जब आपके दांत अच्छे होंगे। अपने दांतों की डे 1 से हिफाजत करना शुरू करें। साल में 2 बार कुछ भी ना हो डेंटिस्ट के पास जाएं, खुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं, ताकि उनको आदत पड़े और आपको खुद को भी बीमारियों से महफूज रह सकें। और अगर एक दफ़ा, मुझे पता है हम ऑलरेडी दांत साफ़ करने पे बात कर चुके हैं, बट एक दफ़ा व्यूअर्स को सही तरीके से दांत साफ़ करने का तरीका बता दें। दांतों को साफ, मैं तो कहती हूँ ये हम हफ्ते में एक दफ़ा लोगों को याद कराएं ना, तो तब जाके कहीं ये बात पहले। वही वाली बात है ना, एक ज़माने में डिओड्रेंट नहीं लोग यूज़ करते थे, कहते थे ना हाथ तो लिए साफ कपड़े तो पहन लिए। ज़ाहिर ही अगर आप डिओड्रेंट नहीं लगाएंगे स्मेल का इशू बनेगा, वो सफाई फिर सफाई नहीं रहेगी, आपसे बदबू आएगी, लोग तंग होंगे। तो बार बार कह के लोगों को डिओड्रेंट की तरफ लेके आए, सैनिटरी टॉवल्स की तरफ, इन सब चीज़ों के, सैनिटरी पैड्स की तरफ लेके आए, इसी तरह कह के हम दांतों, क्योंकि देखें पाकिस्तान में बहुत इशू है दांतों का, बाहर के ममालिक में लोग इतने कॉन्शियस है कि बड़ा कम होता है। अब आप देखें बाहर ब्रेसेस बड़े कम लोगों को लगे हुए हैं, पाकिस्तान में हर दूसरे बच्चे को लगाने पड़ते हैं ब्रेसेस, वो तारे जो लगाते हैं ताकि अवेयरनेस नहीं है ना। हाँ जी। तो मैं बात ये करूँगा कि पहली बात तो कि ब्रश करने का वक्त आपका रात सोने से पहले है, और सुबह उठ के ब्रश करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सोने से पहले ब्रश करें, रात के खाने के बाद। और अब ब्रश करने का तरीका बताता हूँ कि ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे साफ़ करें, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर साफ़ करें। हमारे यहाँ रिवाज है कि यूं करके करते हैं, इससे सिर्फ वो टूथपेस्ट का फोम बनता है। साइड के दांतों को भी ऊपर से नीचे साफ़ करें, इधर के ऊपर से नीचे साफ़ करें, जेंटल प्रेशर दें,
वर्टिकल ब्रशिंग करें, राउंडेड करें ताकि दांत और मसूड़े दोनों आपके सही रहें, और रात सोने से पहले ब्रश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, Pleasure ब्लेस is ever यू, mine. खुश रहे, आबाद रहे। व्यूअर्स देखिए, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि हम जब अब शो के ऊपर इस तरह का कोई पब्लिक सर्विस मैसेज या आप लोगों को कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हमारे ये जो डॉक्टर हजरात है, जैसे कि डॉक्टर इमरान है, ये अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं एक तरह से एक चैरिटी का काम करने के लिए ही ना, Exactly. अपनी आवाम को एक कलेक्टिव मैसेज चला जाए। तो जब ये लोग आते हैं तो इनकी बातों को सुन भी लिया करें और उन पर अमल भी कर लिया करें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि जानवरों के वेलफेयर के लिए हमें दिन मनाना पड़ता है, जबकि हमें हर तरीके से मजहबी तौर पे, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्लियर है कि जानवरों के साथ हमारा रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू इस बार की थीम है, यानी कि ये दुनिया जानवरों का भी घर है। हमें याद रखना चाहिए, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम इंसान हैं और क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हम जो मर्ज़ी करें। एंड आई एम सॉरी व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ, चाहे हम वाइल्ड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या डोमेस्टिक पेट्स की बात करें, जिस लेवल की ज़्यादतियाँ हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते हुए देखते हैं, ये एक शॉकिंग बात है। हम बड़ी दफ़ा जानवरों का बुरा हाल देखते हैं और कहते हैं हाय देखो कितनी ज़्यादती हुई, लेकिन कोई ये नहीं सोचता और ये नहीं देखता कि वो ज़्यादती किसने की और वो कहाँ से शुरू हुई। ना हम अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करके आगे लेके चलते हैं और ना ही हमारा अपना रवैया जानवरों की तरफ कोई ख़ास पॉजिटिव है। और सोचे, बेज़बान जानवर के साथ ज़्यादती करना या जुल्म करना कहाँ की इंसानियत है? तो हम अपने आप को इंसान किस बेस पे बुलाते हैं, आई डोंट नो। खैर, आइए मिलते हैं उन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से जो एनिमल वेलफेयर के लिए अपनी अपनी कैपेसिटी में बड़े एफर्ट्स और बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर साइमा हमारे साथ हैं, हमारे शो का पहले भी हिस्सा रह चुकी हैं। आप डीन हैं ऑफ फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज एट यूवैस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। प्लेजर हैविंग यू बैक ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा के साथ बैठे हैं भाई लाहौरियों के तो फेवरेट ही हैं, इसलिए क्योंकि आप करंटली डायरेक्टर एट द लाहौर ज़ू हैं। 25 साल से ज़्यादा का आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एफर्ट है, आपने इस फील्ड में काम किया है। हैं आप जूलॉजिस्ट। शेख जाहिद इकबाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, आपका काम कुछ ऐसा है कि माएँ भी आपकी फ़ैन हैं और हम भी कभी बच्चे थे तो वैसे भी हम आपके फ़ैन हैं, क्योंकि देखिए लाहौर ज़ू हम सबका फेवरेट है। Yes. और जो आपने एफर्ट्स रिसेंटली किए हैं सर, थैंक यू। एज अ मदर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेके जाते हैं तो एक मार्क डिफरेंस नज़र आता है। सो थैंक यू Yes, सर। thank एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर आयशा सफ्तर चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्जरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूएस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग Thank लवली you. मैम। Thank अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं, विल गो दिस वे। मुझे ये बताइए कि आज के दिन की मुनासबत से कितने अफसोस की बात है कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ या वेलफेयर के लिए भी दिन मनाना पड़ता है। क्या इन इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनाना पड़ता है? जनरली नहीं, लेकिन विमेंस डे मनाना पड़ता है क्योंकि औरतों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। मदर डे मनाया जाता है क्योंकि शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी माएँ हैं 365 डेज़। अब जानवरों का भी दिन मनाना पड़ता है क्योंकि जानवरों के साथ कितनी ज़्यादती होती है और उसके अलावा जानवरों की कितनी वर्थ है हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते। हम तो एग्रीकल्चरल कंट्री हैं जी हमारे लिए तो जानवर बड़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। जी 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 मैडम। मैडम, इसमें यह है कि जो आज हम वर्ल्ड वेटनरी डे बना रहे हैं उसका बेसिक मकसद ही यही है कि हम रिकग्नाइज़ करवाना चाहते हैं अपने कम्युनिटी को कि जानवर भी इक्वली शेयरिंग पार्टनर है इस अर्थ पे एज द ह्यूमन बींग्स आर। तो जो इंसानों के रहने की जगह है, यही जानवरों के भी रहने का उतना ही हक है इस ज़मीन पे जितना कि जानवरों का है। जहाँ तक बात रही, मैं एज ए यूनिवर्सिटी टीचर प्रेजेंट कर रही हूँ, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसने ऑलरेडी एनिमल वेलफेयर के पॉइंट से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे पास
डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। वेट केयर सोसाइटीज़ है, सेवर सोसाइटी है, वेट क्रीसेंट क्लब है, जो एनिमल से के वेलफेयर से रिलेटेड कंपेन्स चलाते हैं। उसमें डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों को कि अगर आपने पेट्स रखे हैं, आपने वाइल्ड एनिमल रखे हुए हैं, आपने लाइफ स्टॉक एनिमल रखे हुए हैं, आपने उनको प्रॉपर उनकी केयर क्या किस तरह से करनी है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उनको शेल्टर किस तरह का देना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे और प्रोग्राम्स हैं हमारे करिकुलम में, बाकायदा एनिमल वेलफेयर की टीचिंग का है जिसमें हम टीच करते हैं, सिखाते हैं और गाइडेंस देते हैं। मैम मैं आपकी तरफ आऊँगी कि स्पेसिफिकली आप अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन सर आपकी तरफ आना अशद ज़रूरी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, जूज़ के बारे में एवरी नाउ एंड देन कभी कोई नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है, कभी लाहौर के जहाँ जहाँ पे हमारे जूज़ हैं, लेकिन जो एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं जानवरों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स, जो जानवर बड़ा होता है कैप्टिविटी में ही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं कैप्टिविटी वाले, वाइल्ड लाइफ से ही रिलेटेड, उनको आप वाइल्ड लाइफ में अगर छोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो अक्सर उसके बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। ऐसे जगहों, ऐसे जानवरों को आपको अक्सर इनक्लोजर्स में और ऐसी जगहों पे रखना पड़ता है क्योंकि उनकी हिस्ट्री ऐसी होती है। तो जूज़ की भी अपनी एक वैल्यू है और एक इम्पॉर्टेंस है। नो डाउट बड़ी अच्छी बात हो अगर हमें पाकिस्तान में भी ऐसी बड़ी बड़ी जगहें मिल जाएं जहाँ पे हम प्रॉपर, जैसे वो होते नहीं है सर वाइल्ड लाइफ पार्क्स होते हैं कंजर्वेशन, लेकिन बात ये एक स्पेस का भी इशू है सर जी। ऐसे और देखिए बच्चों के लिए जूज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंस और वैल्यू रखते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आज के दिन की मुनासबत से? मैडम ये इस लिहाज से, ज़ू के लिहाज से मैं आपसे बात करता हूँ, आपने ज़ूज़ का उठाया। हमारे पंजाब में जो है इस वक्त जो रिनाउंड ज़ूज़ हैं वो 4 हैं। एक लाहौर ज़ू है, एक सफारी, उसको भी हम ज़ू ही कहते हैं, सफारी ज़ू कहते हैं उसको। इस तरह बहावलपुर ज़ू है, इस तरह डीजी खान ज़ू है, यानी ये रिनाउंड हैं। और जो ओल्डेस्ट वन देखा जाए तो लाहौर ज़ू की एक बड़ी हिस्ट्री है। ये 1872 में इस्टेब्लिश हुआ और अभी तक माशाल्लाह सक्सेसफुली चल रहा है। और वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस भी लाई जा रही हैं और इसमें नई चीज़ों का एडिशन भी किया जा रहा है। इसमें नए एनिमल्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल बिडिंग के थ्रू, कोई नेशनल बिडिंग के थ्रू। लेकिन सर देखिए वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनके ख्याल के बारे में ज़रा जी, हमें वो बताइए, मैं क्योंकि उस पर आप बहुत ज़्यादा पर्सनली बड़ा काम कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें मैडम ये है कि जो एनिमल्स हम लेके आए हैं उनके लिए वहाँ केजेस प्रॉपरली हम लोगों ने डिज़ाइन की हैं। उसके अंदर उनकी प्रॉपर हम हैबिटेट, उनकी फीडिंग साइट्स, उनकी जो है कह लें कि जो ड्रिंकिंग पॉइंट्स हैं, उनकी थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए उनके लिए शेल्टर्स वगैरह अंदर बनी हुई हैं। कोशिश करते हैं कि वो ऐसे फील करे कि हम अपने घर में ही मौजूद हैं, चाहे वो कहीं से अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं या किसी और मुल्क से आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि वो फ़ील ऐसे ही करेंगे जैसे हम अपने घर में मौजूद हैं। उनकी डाइट का प्लान का ख्याल हमें बड़ा अच्छा रखा जाता है। उसमें ये है कि हम लोगों ने जहाँ से ये एनिमल्स मंगवाए हैं उनसे हम डाइट चार्ट्स वगैरह मंगवा लेते हैं कि पहले इनको क्या खिलाया जा रहा था, उसके मुताबिक ही उनके डाइट प्लान्स भी चलते हैं। इसमें 2 तरह के डाइट प्लान्स हम लोगों के चलते हैं, एक समर का होता है और एक विंटर्स में। समर में इनकी थोड़ी सी डाइट रिक्वायरमेंट्स कम है, मगर विंटर्स में चूँकि नाइट्स बड़ी हो जाती हैं तो इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी, तो इसलिए डाइट प्लान चार्ट्स जो हैं वो हम चेंज करते रहते हैं इनके। बाकी ये है कि मतलब बाकायदा व्यूअर्स जैसे हमारा बच्चों का ख्याल रखा जाता है ना, जी बच्चों का जिस तरह ख्याल रखा जाता है वैसे एक एक चीज़ की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखा जाएगा। जी उसमें मैडम और जा ये रहा कि- है जी, लाहौर ज़ू में। उसमें मैडम ये है कि जो एक एनिमल केज है उसके एनिमल कीपर्स, उनकी सफाई वाला अमला, उनके जो हमारे वेटनरी असिस्टेंट, जो वेटनरी स्टाफ है, वो उनको डेली बेसिस पे थ्राइस ए डे चेक करते हैं। कोई भी जानवर बीमार हो, हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ। अगर कोई और ज़्यादा उसमें कोई सीरियस इश्यूज़ आएँ तो उसमें हम जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूआस वगैरह से, वहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह की टीम्स आती हैं, वो फिर विज़िट करती हैं और उसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं वो उनसे लेते रहते हैं। Awesome. अभी रिसेंटली कल ही एक टीम ने विज़िट की है,
उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने उसके ऊपर वो पूरा उनकी एक टीम आई 12 पर्सन से, सारे डॉक्टर्स थे स्पेशली, और उन्होंने तमाम एनिमल्स का थारोली चेकअप भी किया है। और उन्होंने अगर कोई एनिमल वीक फील हो रहा है या कुछ है, अगर उसकी डाइट प्लान चेंज करना है, वो एडवाइजेस हमने उनसे मांगी हुई थी। और कुछ 1-2 एनिमल्स ऐसे आए थे जो बाहर से हमने इंपोर्ट तो किए हैं मगर वो अभी एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको वापस भेज देंगे। नहीं देखिए सर, बात नहीं एनवायरनमेंट ये एडजस्ट करने से मुराद ये नहीं है कि नहीं, उसमें यह है कि वो हमारी डाइट को उन्हें पसंद नहीं कर रहे, तो उनसे फिर हमने एडवाइस दिया कि इनकी डाइट आप प्लान चेंज कर दें। समझ आ गई। पर देखिए ना सर, आप लोग भी मतलब उन्हीं जानवरों को, आप पोलर बेयर को तो यहाँ नहीं बुलाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पोलर बेयर तो तब भी आएगा अगर उसके लिए प्रॉपर वो बर्फ वाला पूरा इंतजाम हो सकता जी, है। ऐसे तो ही। बात ये है कि वही जानवर आएंगे ना, स्नो लेपर्ड को ठंडी एनवायरनमेंट, ठंडी एनवायरनमेंट चाहिए, बर्फानी इलाका चाहिए। सो बात ये कि व्यूअर्स फैसिलिटेट बहुत मेजर और बहुत अच्छे और पॉजिटिव। देखिए लाहौर ज़ू की मैं गारंटी दे सकती हूँ, मैंने खुद जाके देखा, मैं अपने बच्चों को लेके जा सकती हूँ। मुझे पता है कि सारे जूस जो है पाकिस्तान में उनके ऊपर बहुत मेजर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, हर प्रोविंस अपने एंड पे एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन ये तो मैं अपने आंखों देखी, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की थी कि आपको शेख साहब बुलाना है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बुरी चीज़ हर कोई पब्लिसाइज करता है, जो अच्छे एफर्ट्स किए जा रहे हैं उस पर कोई रिकग्निशन नहीं देता, और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अभी मैडम आपके तवज्जुह से एक बात और बताना चाहूँगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने इस दफ़ा उधर एक इंटरनेशनल लेवल का रेप्टाइल हाउस भी डिज़ाइन की है, और उसमें हमने जो है कुछ अफ्रीकन साउथ ईस्ट एशियन स्पीशीज़ जो हैं, उसमें कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, इसके अलावा कोई इग्वानाज हैं, क्योंकि कैमलियंस ये सब हैं, चीज़ें बच्चे स्कूलों में सीखते हैं। जी, विजुअल जब बच्चे को मिलता है ना, हम ये सीख गए, अंडरस्टैंड करने के ज़माना ऑडियो विजुअल है, बच्चे सीखते ऐसे ही हैं। सो जब उनको ऐसी इन्वायरमेंट मिलती है जहाँ पे वो जाएं, और बाय द वे मैं सारे पंजाब के लोगों को, स्पेशली लाहौर और उसके गिरदे नवा के लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि जब कभी लाहौर का चक्कर लगे तो प्लीज़ लाहौर ज़ू विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो वहाँ पे एक रेप्टाइल का भी आपने तो बहुत अच्छा सेगमेंट है, उसमें काफ़ी वास्ट वैरायटी है उसमें। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहिबा जी, आज के दिन की मुनासिबत से क्या कहेंगे? पहले तो जुगन बहुत शुक्रिया और सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज जो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें मैं युवास एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अभी जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखें तो लाइव स्टॉक का बहुत ज़्यादा शेयर है, और किसी भी एनिमल की प्रोडक्टिविटी में 70% रोल जो है वो न्यूट्रिशन का है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में आम फार्मर्स को गाइडेंस नहीं है कि एनिमल्स को किस स्टेज पे क्या डाइट देनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर मैं लार्ज एनिमल्स की भी बात करूं तो हर स्टेज पे उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। ग्रोइंग एनिमल्स की और हैं, बीफ की और हैं, लैक्टेटिंग एनिमल्स की डिफरेंट है, इसी तरह स्मॉल रूमिनेंट जो शीप एंड गोट हैं उनकी रिक्वायरमेंट और हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स को इस किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह युवास में हम अक्सर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहते हैं जिसमें हम फार्मर्स को बुला लेते हैं, लेकिन वो भी चंद एक फार्मर्स। ये एक्सप्लेन करना भी तो ज़रूरी है ना कि इन जानवरों की हमारे लिए वर्थ क्या है। जी देखिए ना, अब इन जानवरों के बगैर हमारा एक्चुअली व्यूअर्स गुजारा नहीं है। अब बाहर ऐसे ममालिक है ना जहाँ पे उनको हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो जो लोकल चीज़ है वो फिर भी आपको सस्ती पड़ती है। अगर हम अपने जानवरों का ख्याल नहीं करेंगे और उनको सही तरीके से आगे लेकर ही जाएंगे, उनकी नस्लें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, तो मैडम इंपोर्ट कर करके फिर वो और महंगे और मसाइल। तो जो जानवर हमारी इन्वायरमेंट का आदी है लेकिन हम उसकी खुद केयर नहीं कर रहे, तो वो तो हम ज़्यादती कर रहे हैं ना। सो अगर किसी ने अपने घर में गाय भैंस वगैरह, घर से मुराद ये कि अपने लोगों ने अपने वेड़े वगैरह में रखे होते हैं वटेवर, तो फिर उनकी केयर भी करें। उनको आपने हवा में लेके जाना है, उन्होंने नहाना है, उन्होंने खाना है। देखिए जानवर और इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान खुद मुख्तार है और जानवर के अंदर एक इंस्टिंक्ट है। जब आप उसको बाहर से उठा के घरों में ले आते हैं तो फिर आपने एक तरह से अल्लाह मियाँ से उसकी जिम्मेदारी ले ली कि अल्लाह ताला ये मेरी जिम्मे आ गया। देखिए अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है सबका, लेकिन जब आप रब की बनाई हुई चीज़ को घर में ले आते हैं, चाहे वो पौधा क्यों ना हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपके जिम्मे है।
और मैम देखिए, अब जिस तरह मैड काउ डिजीज़ हो गई, चिकन पता नहीं कुछ मुर्गियों की कोई बीमारी हो गई, कितनी ज़्यादा बीमारियां पाकिस्तान में ऑन एंड ऑफ होती हैं और वो एक एंडेमिक या पेंडेमिक बन जाता है जानवरों में भी। लंपी स्किन आई, फिर कांगो आई। वही ना कि हमें अपने फार्मर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर भी और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर भी, और युवास ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। लेकिन वही ना कि हम सारे फार्मर्स को एक दफ़ा नहीं कर सकते ट्रेंड, और सबकी युवास तक अप्रोच भी नहीं है। लेकिन जितनी की हमारी कैपेसिटी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर्स को एजुकेट करते रहते हैं। और उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट फार्म्स हैं वहाँ पर हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, फार्मर्स की फीडिंग के हवाले से, उनके डिजीज़ के हवाले से, सर्जरी की भी ट्रेनिंग्स होती हैं। डॉक्टर आयशा बैठी हैं यहाँ पर। क्योंकि बड़े लोग ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानवर ले आएंगे छोटे, कि हम इसको बड़ा करेंगे फिर हम इसको आगे सेल कर देंगे या हम और बच्चे। देखें, अगर काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने जानवर को इस तरह से करना है, जिस तरह लोग ब्रीडिंग करते हैं एक तरह से, और उनको ये होता है कि भाई चलो हम इस 1 साल बड़ा किया फिर उसको आगे बेच देंगे, फिर लोग परेशान होते हैं आगे से कि यार ये तो ना तो इसका साइज़ हुआ ठीक, ना इसकी कोई हमारी फाइनेंशियल वैल्यू हमें इसकी कोई मिल रही है। आपको पता है ईद पे बड़ा मसला पड़ा हुआ होता है, जो बकरा ईद जब आती है, गाय वगैरह ये वो। तो बात ये कि व्यूअर्स जितनी मेहनत करेंगे उसी उतना ही आप, अगर इस तरह के जानवरों की बात करें तो उतना ही आप फल एंजॉय करेंगे। अगर आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे जानवर में, उसको सही फीड नहीं कर देंगे तो उसको मांस कहाँ से चढ़ेगा? वही ना, एनिमल्स, नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ाने की बजाय उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए कि हमने उसको क्या खिलाना है। हमारे पास इस वक्त ना 2 पाकिस्तान में हार्श सीज़न आ जाते हैं जब फॉडर की और फीड रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है, एक सख्त गर्मी में और एक सख्त सर्दी में। और उस वक्त फार्मर्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे रिमोट एरियाज़ में हैं, उनको ये पता नहीं होता कि इस कंडीशन में हम अपने जानवरों को क्या दें। तो फिर जानवरों की यील्ड कम हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर वो बीफ के लिए रखा हुआ है, मतलब गोश्त के लिए, तो फिर उनके डेफिनेटली उनके मसल्स डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर फार्मर्स को वो आउटपुट या वो प्रॉफिट नहीं मिलता जो उसका राइट है। और देखिए, किसान बेचारे हमारे मुल्क में बहुत वैसे ही स्ट्रगल करते हैं। अब देखें ना, ये पिछले कुछ साल जो है इतने अजीब से रहे हैं, मौसम का कोई सिर पैर ही नहीं बन रहा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, वो भी बेड़ा गर्क हमने एज द वर्ल्ड किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। हम जो क्लाइमेट चेंज बर्दाश्त कर रहे हैं वो एक्चुअली दूसरों की वजह से हुआ है, लेकिन खैर वो एक सेपरेट इशू है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। बट माई पॉइंट इज़, ऑलरेडी इतने मसाइल हैं, उसमें अपनी मसाइल की एडिशन करने से एक तो अपनी ज़ात के साथ तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जानवर, चरिंद परिंद जो लोग घर लेके आते हैं या अपने फार्म्स पे रखते हैं या किसी भी मतलब जगह पे आप रखते हैं, दैट्स नॉट ओके। अब चाहे वो खाने के लिए जानवर हो, चाहे वो आपने किसी भी रीज़न के लिए एनिमल रखा हो, बिल्ली कुत्ता भी रखा हो, तो व्यूअर्स उसकी केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद एनिमल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया जा रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन एक नॉलेजेबल क्यूट सी पर्सनालिटी है जिन्होंने अचार गोश्त भी तैयार किया, तो हम उनको भी लिफ्ट करा देते हैं। जी आमो जी, अचार गोश्त रेडी हो गया है। इस रेसिपी से आपने ट्राई करना है और आपको बिल्कुल जो एक ऑथेंटिक या रेस्टोरेंट का या देग वाला फ्लेवर होता है वो आपको ज़रूर आएगा, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ सैलेड प्लेन कट करके रखें, कचूमर बना देते हैं साथ। होता ये कि ऑलरेडी अचार गोश्त का बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। सो प्लेन वेजिटेबल्स को कट करके, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मूली, व्हाटएवर वेजिटेबल्स आर इन सीजन, क्योंकि अगर हम जैसे इंसान जानवरों की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो इंसानों के न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गोश्त और रोटी या दाल और रोटी नहीं चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का कंटेंट भी होना चाहिए। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सब्जियों को, फ्रेश सब्जियों को ऐड करने की, और साथ में रायता जिसमें दही है, विच इज़ प्रोबायोटिक्स। थैंक यू सो मच आमर। सो आपकी तरफ वापस आते हैं गाइस। हमारे साथ बहुत ही व्यूअर्स, ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि उन्होंने अपने स्केड्यूल्स में से हमारे लिए आज के दिन टाइम निकाला। डॉक्टर साइमा हैं, शेख जाहिद इकबाल हमारे साथ हैं, एंड डॉक्टर आयशा सफ्तर चौधरी हैं। अच्छा, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है एनिमल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए? यहाँ पे अगर मैडम और सर
डोमेस्टिक एनिमल्स की भी आप लोग बात थोड़ी सी ऐड करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, मछली, कछुए बड़े आराम से लोग उठा के घर ले आते हैं, और लिटरली एक शौक होता है, और उस शौक का जैसे ही वो जो कहते हैं ना कि सारा का सारा वो जो आपकी एक्साइटमेंट निकल जाती है, तो जो सबसे पहली चीज़ करते हैं वो जानवर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। खाना पीना, डॉक्टर पे तो कोई लेके जाता ही नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने सारी ज़िंदगी जानवर रखे हैं लेकिन कभी वो वेट के पास नहीं लेके गए। सो जिस तरह इंसानों के डॉक्टर हैं उसी तरह जानवरों के भी डॉक्टर हैं। सो प्लीज़ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी याद रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। मैडम, एनिमल्स किसी भी पर्पज़ के लिए आपने रखा हो उसकी रिक्वायरमेंट है जैसे इंसानों की रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे पहले तो उसकी एक प्रॉपर जगह चाहिए, एक छोटा सा इंक्लोजर जिसमें वो सारा दिन बंद रहे। दैट इज़ नॉट मेंट फॉर एनी एनिमल, चाहे वो फूड एनिमल है, चाहे वो कंपेनियन एनिमल है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल है। इवन सारे एनिमल्स के एक स्पेसिफिक स्पेस की रिक्वायरमेंट है जिसमें कुछ कवर्ड एरिया, कुछ ओपन एरिया जहां एनिमल मूव अराउंड भी कर सके। आप सारा दिन लीश और कॉलर में जानवर को बांध के रखते और वो चल फिर ना सके, एक ही जगह पे कन्फाइन रहेगा, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, एग्रेशन आएगा। सेकेंडली उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट है। फिर अगर स्पेसिफिकली हम पेट्स की जिस तरह आपने बात की कि हम लोग डॉग, कैट घर में रखते हैं, बर्ड्स रख लेते हैं। नॉर्मली हम क्या होता है, एक छोटा सा केज होता है, उसमें उसकी फीड डाल दी, वाटर डाल दिया, हम समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया। ये हक नहीं है। उनका प्रॉपर देखना, आपके बहुत सारे साइन है। जैसे इंसान बोल सकता है लेकिन हमारे बच्चे दे कैन नॉट स्पीक। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल ढीला पड़ा हुआ है जी, या रो रहा है तो हम फौरन उसको डॉक्टर पे लेके जाते हैं। जानवर ढीला पड़ा हुआ है, इग्नोर। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जानवर की भी उसी तरह ज़ुबान है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़ुबान है जिसके ज़रिए वो आपको बता रहा होता है कि इस वक्त उसकी क्या कंडीशन है। आपको उसकी ब्राइटनेस, उसके अलर्टनेस, उसकी एक्टिवनेस से पता चलता है कि इस वक्त जानवर बीमार है, ये हमारी अटेंशन रिक्वायर्ड कर रहा है और हमें उसके लिए क्या करना है, उसे वेट के पास लेके जाना है, उसको ट्रीट। बिल्कुल। बट एक सर आपकी तरफ आना चाहूँगी, एक मसला और भी है हमारे माशरे में जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, जो मैंने आपसे गिला किया था। आग लगा दी जानवर को, उसकी दुम के साथ पटाखे लगा दिए और उसको टॉर्चर किया। ये भी तो चीज़ें बड़ी आम है। पिछले दिनों पता नहीं एक और स्टोरी निकली थी कि एक जानवर की टांग ही काट दी। आई मीन फॉर गॉड सेक व्यूअर्स, और ये अक्सर हरकतें जो हैं ये छोटे बच्चे या टीनेजर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों पे नहीं बात डाल सकते, ये तो फिर तरबियत की प्रॉब्लम है। सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? बिल्कुल ऐसी है मैडम। मैं इस जानदार चीज़ को टॉर्चर और इस लेवल का, इसमें मैं थोड़ा सा बात आपकी बढ़ाऊँगा। आपने अक्सर देखा होगा गली मोहल्लों में या कहीं वो बंदर नचाने वाले आ जाते हैं या रीछ लेके आ जाते हैं या कुछ। तो अगर आप उसकी बैक साइड स्टोरी बिहाइंड उस सीन देखें तो वो बड़ा जुल्म वाली ही बात है। अब जैसे रीछ को डांस करना सिखाया जाता है या कुछ है, उसमें वो लोग कैसे जुल्म करते हैं। छोटा बच्चा पकड़ लिया, उसके नाखून निकाल दिए, उसके तीत निकाल दिए, फिर उसको हॉट प्लेट्स पे खड़ा करके वो चलता है, पाँव जलते हैं। तो जब इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्करेज किया गया, अब डिपार्टमेंट ने फरवरी से इसके ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और हमने तकरीबन 17 के करीब जो हैं ब्लैक बियर्स पूरे पंजाब से रिकवर किए हैं। हमारा बियर रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है जलो वाइल्ड लाइफ पार्क में, उधर उनको रखा गया, उनका प्रॉपर वहाँ चल रहा है ट्रीटमेंट, उनको केयर की जा रही है। उसके बाद इनकी प्रॉपर पेयरिंग करके वो मुख्तलिफ हमारे जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं, जूस, उधर रखा जाएगा। फिर जब इनकी जो है पॉपुलेशन ज़रा सस्टेनेबल हो जाएगी, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे कि जो एनिमल्स हैं वो फिर हम उनको दोबारा उनकी हैबिटेट में री इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम भी है। इसके ऊपर डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट 3 प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर और ले आई है कि एक तो बेसलाइन डाटा कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ या जानवर कौन से मौजूद हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। फिर उसके ऊपर एक और हम जो प्रोजेक्ट है कि एनिमल्स का जो है रेस्क्यू फोर्स हम बना रहे हैं कि जो लोग जानवरों को तकलीफ़ में रखा हुआ है और उस तरह है, तो हमारा फ़ौरन जो है वो डिपार्टमेंट अभी ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें खानेवाल, लाहौर, जलो पार्क में बना रहे हैं और पिंडी में। अमेजिंग जी। मैडम तो जी सर, ये रेस्क्यू सेंटर्स जो होंगे ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे 112 122 तर्ज पे।
जहाँ कोई जानवर निकला या किसी ने रखा हुआ है तकलीफ़ में, फ़ौरन उसको कॉन्फिस्केट करेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेके आएंगे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा और देन रिटर्न बैक टू द जो उनकी क्या खूबसूरत हैबिटेट बात है है सर, थैंक यू सो मच। ये बातें देखिए व्यूअर्स, अच्छी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए जी। और हम लोगों को भी अच्छे के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आए या तो उसे खुद चेंज करने की कोशिश करें या चेंज मेकर्स के में से एक बने। घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियोस लगाना, नास्टी बातें करना, इससे चेंज नहीं आता। अब जैसे आयशा चुनरीगर है कराची के अंदर, कितना वो एफर्ट कर रही है लड़की, इंडिपेंडेंटली कर रही है, लेकिन कर रही है। वो कंप्लेन करने से ज़्यादा खुद ऑन ग्राउंड जाके करती है। सर आप ऑन ग्राउंड करते हैं, जो चीज़ें आप लोग, आप तीनों की मंजर आम पे है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है, पर्सनल लेवल पे भी आप लोग कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। जी मैडम, आपके साथ बात कंक्लूड करेंगे आज हम। जी जुगन, एक तो ये कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर, और उसमें जानवरों के हवाले से भी होनी चाहिए। हम लोग वाकई आपकी बात ठीक है कि घरों में जानवर रख तो लेते हैं, लेकिन उसकी उस तरह केयर नहीं करते। एक जो बेस्ट इंडिकेशन होती है जब एनिमल ऑफ फीड हो जाता है तो और लेथार्जिक हो गया, तो इट मीन्स कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, और उसका रेगुलर चेकअप भी वेट के पास होना बहुत ज़रूरी है। युवास ने इस हवाले से एक 24/7 सर्विस शुरू की हुई है। अच्छा। जिसमें किसी भी फार्म से या किसी भी गांव वगैरह से कोई कॉल आती है तो हमारी टीम जो है, जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स पे मुश्तमिल होती है, वो वहाँ पर जाती है, और मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। वंडरफुल। और मैडम इसके साथ ही हमारे पास SPCA का एक यूनिट है, सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल। वो हमने सोसाइटी यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनी हुई है, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, जहां हम रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को, जो भी स्ट्रे एनिमल्स है या लेफ्ट अनअटेंडेड है, एक्सीडेंटल केसेस हैं, और उनको, और अब यूनिवर्सिटी का रिसेंटली पंजाब पुलिस के साथ भी उन्होंने पुलिस वालों ने एक शेल्टर होम बनाया, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, उनके साथ भी MOU साइन हुआ है। इस तरह हमारे डिफरेंट MOU साइन हुए हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, जिसमें हम TNVR के प्रोजेक्ट पे ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज़, वो वाला प्रोजेक्ट भी हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं, ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर सके और साथ से बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके इस इम्पॉर्टेंट एनिमल्स को, जो कि हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। आई थिंक अल्टीमेटली वही वाली बात आ जाती है जो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, चाहे आपने डोमेस्टिक जानवर, एक तो जो बाहर घूम रहे हैं जानवर वो, फिर एक जो डोमेस्टिक जानवर हैं, उसके अलावा देर आर ऑल्सो एनिमल्स जो लोग अपने घरों में रखते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब अगर जगह है तो 4-6 मज्जे रख ली, बकरे शकरे रख लिए कि ईद के ईद सेल करेंगे, ये भी होता है। दूध के लिए बहुत से लोग रखते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं जूज़ वगैरह के अंदर वो वाले जानवर, हमारे फिर एग्रीकल्चरल जानवर आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, जानवर तो हर एलिमेंट ऑफ लाइफ में हमारे लिए अहम है। बात सिर्फ इतनी है व्यूअर्स, ये जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, राइट के माइट इज़ राइट, कि जिसमें ताकत है, जो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी जगह बना ली। तो व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जानवर कोई भी हो, किस भी किस्म का हो, बेज़बान है, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट और उसकी ड्यू रिगार्ड दें। और अगर आप उसको अच्छे और आसान अंदाज में नहीं रख सकते और उसकी केयर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ उसकी ज़िम्मेदारी ना लें। हमारे रब ने वादा किया है कि वो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी खुद लेगा, लेकिन अगर रब से ज़िम्मेदारी आपने डायरेक्ट लेनी है तो फिर उस ज़िम्मेदारी को आसान अंदाज में पूरा करें। उसी तरह जिस तरह मैं माँ बाप को और बच्चे को, ख़वातीन को अक्सर कहती हूँ कि यार बच्चा तब पैदा करो व्हेन यू आर रेडी टू। अगर बच्चा पैदा करके सुटना ही है तो फिर रहने दो। उसी तरह जानवरों को उठा के घरों में ना लेके आएँ अगर आप उनकी ज़िम्मेदारी 100% नहीं ले सकते। दे आर लिविंग बीइंग्स, उनका उतना ही राइट है जीने का जितना आपका या मेरा। इस नोट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू गाइज आर बिजी, आई नो, और आप लोगों ने स्पेशली टाइम निकाला। ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहे। ये भी एक, आपको पता है, एक चैरिटी का ही काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आमो, आपका भी शुक्रिया। गाइज हैव एन ऑसम वीकेंड। बी काइंड टू योर सेल्फ। जानवर, चरिंद परिंद, पौधों, हर चीज़ के साथ काइंडनेस के साथ पेश आएँ। अपना भी ख्याल रखें, साथ साथ दूसरों का भी। खुदा हाफिज़।